किस किस दिन है किसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन? 30 तारीख को, 15 को, पहला दिन किसी का नहीं है, 29 को, 30 को आपका, उसके बाद 31 को, एक को तो वैसे नहीं है, 2 तारीख कोई नहीं, 3 को आपका नहीं है। आपका तो इंटरव्यू है 3 को। कल हम लोग निकल रहे थे 7:45 पहुंचे, सर इंटरव्यू का डेट आ गया। हम कहे तो लेटेस्ट न्यूज है। तो इसमें भी होता था, लेकिन अभी नहीं, वो चीज़ नहीं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अब शायद पिछली बार से हमको लगता है ना पहले हो रहा, पहले साल। मार्कशीट, डिग्री, प्रोविजनल, मार्कशीट प्रोविजनल वहाँ पे अपलोड क्या किए होंगे फिर आप फॉर्म भरते समय? तो कुछ तो करना होगा जुगाड़ उसका। प्रोविजनल सर्टिफिकेट में ले लीजिए जाके। कॉलेज बंद हो गया तो भी कुछ तो जुगाड़ होगा। यूनिवर्सिटी कौन सा है? पटना यूनिवर्सिटी, तो हो जाना चाहिए हमको लगता है इसमें कुछ जुगाड़। विंटर वेकेशन पटना यूनिवर्सिटी, पाटलिपुत्रा होता तो कुछ तो था जुगाड़, पटना यूनिवर्सिटी का देखना पड़ेगा। पटना यूनिवर्सिटी में है ना? अच्छा ठीक है, कॉलेज कौन सा था? पटना साइंस कॉलेज। देखते हैं कुछ जुगाड़ करते हैं, पटना यूनिवर्सिटी में देखते हैं हो जाएगा कुछ जुगाड़। सेंटर वाला डाल दिया है तो एक बिहार वाला बनवा लीजिए, दोनों लेके जाइए। हाँ दोनों लेके जाइए, कोई दिक्कत नहीं। वो तो वैसे भी हो जाएगा, बट आपको रिजर्व कैटेगरी में भी कंसीडर कर लेगा, आप दोनों लेके जाइए ना बस। और कुछ भी समस्या है किसी को डॉक्यूमेंट में लेकर? डाउनलोड किया, अभी डाउनलोड 26 तारीख से होगा ना शायद। ठीक, हाँ एफिडेविट बनवाइए, एक एफिडेविट बनवाइए और उसको लेके जाइएगा साथ में, ये करना पड़ेगा। चलिए, कल वाले क्वेश्चन में एक तो चेंज आप समझ गए कि अरावली वाले में अब क्वेश्चन आने का एक्सपेक्टेशन कम रह जाएगा, जो कि अब ये इशू सॉल्व हो गया तो ठीक है। अगर आता है तो हम लोग का जवाब तैयार था, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आज शुरुआत करते हैं कुछ पॉलिटिक्स से। किससे शुरू किया जाए? पॉलिटिक्स पे क्वेश्चन, इलेक्शन हुआ है तो इलेक्शन से रिलेटेड बहुत सारे डायमेंशन बन सकते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि जन स्वराज पार्टी को एक भी सीट जो नहीं मिला, तो उस पर क्वेश्चन ये पूछा जाएगा आपसे इंटरव्यू में कि क्या आपको लगता है कि बिहार में इशू बेस्ड जो पॉलिटिक्स है उसका कोई स्कोप नहीं है कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स के सामने? ये क्वेश्चन है कि क्या जन स्वराज पार्टी को जो एक भी सीट नहीं मिला, इसके बेसिस पे ये कह सकते हैं कि बिहार में इशू बेस्ड पॉलिटिक्स का कोई भी फ्यूचर नहीं है, क्योंकि यहाँ कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स ही हमेशा डोमिनेट करेगा। अब क्या आपका ओपिनियन होगा, एक एक करके सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे। सोचना है, 2 मिनट सोच सकते हैं, हालांकि वहां पे जगह टाइम नहीं मिलेगा सोचने का। क्या लगता है? एक ही फेस था, एक ही इंसान था और ग्राउंड लेवल पे वैसा कोई एमपी एमएलए से कांटेक्ट नहीं था, तो और फिर सोशल मीडिया के अलावा कहीं ग्राउंड लेवल पे वैसा लहर नहीं था। ऐसा नहीं है। 3,000 किलोमीटर, हमको तो याद नहीं है मेरे होश में कोई नेता चला हो पद यात्रा पे, ग्राउंड लेवल तो था। 3,000 किलोमीटर का पद यात्रा कहाँ हुआ? बिहार में ना हुआ। कोई जानता भी नहीं था कि मतलब ऐसा उतने वो प्रोफाउंड नहीं थे। ठीक है, और युवाओं के बीच में मतलब ज्यादा पॉपुलर थे कंपेयर टू अब इसको एकदम इंटरव्यू के अकॉर्डिंग जवाब देना है, इंटरव्यू फॉर्म में जवाब देना है, ठीक है? तो वो अब एक एक करके हम सबसे पूछेंगे, इंटरव्यू में आप जो जवाब दीजिएगा वही दीजिए, पूरा का पूरा सेंटेंस, ठीक है? पहला क्वेश्चन आपसे यही क्वेश्चन है कि जन स्वराज पार्टी जो 0 सीट जीता
तो क्या आपको लगता है कि यहाँ पर इशू बेस्ड पॉलिटिक्स का कोई फ्यूचर नहीं है? सर इन माय ओपिनियन इशू बेस्ड पॉलिटिक्स का फ्यूचर है, मगर यहाँ पे लोग थोड़ा सा अभी भी बिहार मतलब लिटरेसी उतना ज़्यादा नहीं है बिहार में, तो लोग यहाँ पे ऐसा बड़ा चेहरा जो प्रोफाउंड लीडर हो उनको चाहते हैं। ऐसे ग्रास रूट लेवल पे देखा जाए तो मेरे ही यहाँ जो विधानसभा का क्षेत्र था, वहाँ पे जो लीडर जो कैंडिडेट वहाँ उनको मिला वो उतना प्रोफाउंड नहीं था, तो लोग उनको वोट नहीं दिए। ठीक है। ये मेरे कोई दिक्कत। बेसिकली पब्लिक डिस्कोर्स में जो जन स्वराज पार्टी का जो प्रचार प्रसार जिस हिसाब से हुआ वो ग्राउंड को टच तो किया, बट मेरा मानना है कि पॉलिटिकल डिस्कोर्स में जब आप वोटिंग के लिए जाते हैं तो इसमें ट्रस्ट बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो जनता ने एक्सेप्ट किया एज अ ऑप्शन, बट जहाँ पे वोटिंग देने की बात आई तो उन्हें दिमाग में कई सारे क्वेश्चंस आए कि जिस हिसाब से गवर्नमेंट ने प्रचार किया कि 2005 से पहले का जो पॉलिटिक्स था, नेगेटिव पॉलिटिक्स जो सरकार बता रही थी, तो उसको लेकर के जनता के मन में डाउट्स आया और उन्होंने बोला कि अगर हम जन स्वराज को देंगे तो शायद हो सकता है कि जो सरकार आएगी वो हमारे हिसाब से खास करके वुमेन वोटर्स के दिमाग में ये बात आई कि मेरे लिए जो भी वेलफेयर के जो काम हो रहे हैं फिलहाल जो अभी की गवर्नमेंट कर रही है तो वो उसमें कुछ चेंजेस आ सकते हैं, या फिर जो सरकार आएगी उस हिसाब से हमारे लिए नहीं सोचेगी। तो इसलिए उन्होंने लास्ट मोमेंट पे डिसीजन लिया कि ये ऑप्शन सही है, बट वोटिंग के लिए आई विल टेक सम मोर टाइम, शायद 5 साल 10 साल के बाद उनको ये मौका मिल सकता है। इसीलिए वोटिंग वो कन्वर्ट नहीं हो पाया, बट पब्लिक एट लार्ज ट्रस्ट जो है वो बिल्डअप ग्रेजुअली हो रहा है। ठीक है। सर ऐसा नहीं कि बिहार में इशू बेस्ड फ्यूचर नहीं है, बट बिहार की जनता सर पिछले 10-15 सालों से जो गवर्नमेंट करते आ रही है उससे सर वो सहमत है। उन्होंने अपने मोदी और पिछले सरकार पे भरोसा जताया और लगा कि ये भी धीरे धीरे हमारे इशू पे काम कर रही है। ठीक है, आप बताइए। सर बिहार की जनता ने फिर से नीतीश कुमार को इसलिए चुना कि नहीं, नीतीश कुमार को चुनने पे नहीं है, क्वेश्चन ही नहीं है। क्वेश्चन आप गलत नहीं समझिए। नीतीश कुमार 202 सीट क्या 122 पे भी सीएम बन जाते हैं। इनको एक भी सीट जो नहीं मिला उस पर क्वेश्चन है कि इशू बेस्ड पॉलिटिक्स का क्या कोई फ्यूचर नहीं है। कल को तो हो सकता है ना कोई पॉलिटिकल लीडर चाहे ही नहीं बिहार में आना, यहाँ पे जब इनका ये हाल है इतने बड़े पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट का, तो वो क्वेश्चन है। सर ग्राउंड लेवल पे जो नेता इन्होंने उतारा था वो शायद उस जैसे इन्होंने मतलब सबको लेके चला था ऐसा कुछ नारा दिया था, लेकिन ग्राउंड लेवल पे जो मतलब खड़ा हुआ था वो उतना अच्छे से प्रचार नहीं कर सका, या मतलब हर घर तक नहीं पहुंच सका, या उनको समझा नहीं पाया कि हम आएंगे तो ये सब चीज कर देंगे, या उन पे विश्वास नहीं किया लोगों ने, शायद इसलिए बिहार में एक भी सीट नहीं मिला। सर मेरा मानना कहीं ना कहीं ये है कि हम डायरेक्टली ये नहीं बोल सकते थे कि इशू बेस्ड पॉलिटिक्स ने इम्पैक्ट नहीं करा है, क्योंकि सर जन स्वराज पार्टी का जो इलेक्शन मैनिफेस्टो था जो कि माइग्रेशन, तो ये कहीं ना कहीं हमारा बिहार का पूरा इलेक्शन मैनिफेस्टो चेंज करके रख दिया है। सारी पार्टीज इस बार माइग्रेशन वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बात कर रही थी। हालांकि सर दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि सर लोगों ने ट्रस्ट कभी इधर बैठ जाइए ना, आगे ही बैठ जाइए। लोगों ने ट्रस्ट कभी ना कभी नहीं दिखाया इस बार, क्योंकि सर उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, लेकिन सर मुझे लगता है आने वाले सालों में हमें इनको मौका देना चाहिए और हमें बदलाव देखने को मौका मिल सकता है। सर मेरा ओपिनियन है कि जैसा बोला जाता है कि बिहार में कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स होती है, इशू बेस्ड पॉलिटिक्स नहीं हो सकती, बट ऐसा नहीं है, इशू बेस्ड पॉलिटिक्स भी हुई है। जैसे कि जो रिसेंट गवर्नमेंट चुन के आई जब उन्होंने जो लीगल बैंक पे बात की थी, तो जन स्वराज ने कहा कि हम लीगल बैंक को हटाएंगे, बट वुमेन ने ये ज़्यादा प्रायोरिटी दिखाई कि जो हमारा रिसेंट गवर्नमेंट जो कर रही है या जो पिछली गवर्नमेंट कर रही है वो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, इसलिए उन सब इशू पे लोगों ने ज़्यादा फोकस किया। हाँ, जो मैनिफेस्टो जन स्वराज का रहा माइग्रेशन पे, एजुकेशन पे, पेंशन पे, ये सब मैनिफेस्टो जो बाकी अदर पार्टीज ने भी अडॉप्ट किया अपने मैनिफेस्टो। ठीक है, गुड। दो बातें हैं। इशू बेस्ड पॉलिटिक्स जो जन स्वराज ने कोशिश की, लोगों ने उससे एक्सेप्ट किया। नंबर 2 बात ये है सर कि अब ये इशू को वोट में तब्दील करना दैट इज वेरी डिफिकल्ट जॉब। हमारे इंडियन ये जो 50-70 साल का जो इलेक्शन हुआ था इसमें ऐसा एक दो इंस्टेंस आम आदमी पार्टी वगैरह को छोड़ दिया है, तो कभी भी इतना कम समय में इसको वोट में तब्दील करना इशू को, ये
हमने अभी तक देखा नहीं। प्लस सामने ये था कि एक लीडर है जो कि पिछले 20 वर्षों से डिलीवरी करते आ रहा है, तो जनता ने उन पर ज्यादा ट्रस्ट किया। सर बिहार में कास्ट इशू बेस्ड पॉलिटिक्स अभी भी है, लेकिन जो जन स्वराज का जो मुद्दा था, एक तो पहले सर सीट बंटवारे से पहले में क्या हुआ कि कैंडिडेट कुछ और ही फील्ड में थे, सीट बंटवारे के बाद कैंडिडेट कोई और हो गया, इसके चलते जो लोगों के बीच था वो विश्वास कम बना पाए जन स्वराज। और ऊपर से जो ऑलरेडी जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी या अभी भी जो वो ऑलरेडी मतलब इतना सारा डेवलपमेंट कर चुकी है, फिर से जो उनका मैनिफेस्टो था लीकर बैन वाला, इस पे जो था कि वुमेन्स का जो वोट था वो ट्रांसफर हो गया अदर पार्टी इसके चलते। इशू बेस्ड पॉलिटिक्स बिहार में पहले से और कहीं ज़्यादा इस बार निकल गया है। तो इसका मतलब यहाँ से चलता है कि जन स्वराज माइग्रेशन इंडस्ट्री जैसे मुद्दों को उठाया था, बल्कि उसके देखा देखिए अदर पार्टी ने उस मुद्दे को उठाया। ऑल्सो जिससे जन स्वराज बहुत सारे मुद्दों पर जनता कनेक्ट नहीं कर पाई, जैसे शराबबंदी को लेकर के, बाकी इंडस्ट्री को लेकर के बिहार में कैपिटल इंडस्ट्री लगाएंगे इसलिए वहाँ कितना पैसा आएगा। जो इंस्टेंट बहुत ज़्यादा जो डाइवर्जन दिखा कि पहले कुछ और था उसको बहुत ज़्यादा चेंज कर देंगे, कुछ 5 सालों में मतलब बिहार को बहुत ज़्यादा चेंज कर देंगे, उससे बिहार की जनता कहीं ना कहीं उतना रिलेट नहीं कर पाई। और प्लस बिहार के पास ट्राई एंड टेस्टेड फॉर्मूला था नीतीश कुमार जी के लीडरशिप में, जो भी जनता को ज़्यादा यकीन हुआ है। सर ऐसा नहीं है कि बिहार में इशू बेस्ड पॉलिटिक्स नहीं है। जैसे प्रशांत किशोर जी ने मुद्दा उठाया, एजेंडा रखा है एजुकेशन का, एम्प्लॉयमेंट का और माइग्रेशन का, तो बहुत सारे पार्टी तो उसे एक्सेप्ट किए हैं और अपने एजेंडा में भी शामिल किए हैं। साथ ही साथ सर जन स्वराज पार्टी जो है वो ग्रास रूट लेवल पर कनेक्शन नहीं कर पाए, क्योंकि फर्स्ट टाइम न्यू कैंडिडेट उतारना और उन पे लोगों का ट्रस्ट उतना असर मतलब उन पे उतना ट्रस्ट करना अभी नीतीश कुमार सॉरी जन स्वराज पार्टी के फर्स्ट टाइम जो है कैंडिडेट पर ट्रस्ट कर पाना लोगों पर। कोई बात नहीं। ये तो सच बात है कि बिहार में कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स है, लेकिन इस बार इशू बेस्ड पॉलिटिक्स ही रहा। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि वोटिंग परसेंट में वुमेन ज़्यादा वोट किए हैं, तो इसका मतलब वुमेन एम्पावरमेंट एक इशू रहा जिस पे लोगों ने वोट किया। और अगर हम कंस्टिट्यूएंसी वाइज भी वोटिंग देखें तो जन स्वराज पार्टी ने या तो सेकंड नंबर पे या तो थर्ड नंबर पे वोटिंग परसेंटेज हासिल किया। इससे पता चल रहा है कि लोगों को उन पे भी विश्वास आ रहा है, इशू बेस्ड पॉलिटिक्स पे लोग भी की तरफ जा रहे हैं। पर एट लास्ट एक बिहार की जनता एक स्टेबल गवर्नमेंट चाहती है, जिससे वो एनडीए के रूप में देख रही थी। नीतीश कुमार के काम वगैरह अच्छे रहे पहले से, तो उन्हीं पे ज़्यादा भरोसा करके उन्हीं को। जन स्वराज पार्टी अभी करेंटली अगर देखा जाए तो एक नई पार्टी के रूप में उठी है, लेकिन बात ये हुई कि वो जो ट्रस्ट था लोगों का वो ग्रास रूट लेवल पे वो जीत नहीं पाए। और ऑनरेबल सीएम जो हैं नीतीश कुमार जी, उन्होंने अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत ज़्यादा काम किया, तो शायद अभी के जो लोग हैं वो रेडी रहेंगे इस चेंज के लिए। पर हाँ, अगर आने वाले वर्षों में देखा जाए तो इस पार्टी को मौका मिलना चाहिए और शायद तब लोग रेडी होंगे। ठीक है। बिहार में जो इलेक्शन जो पार्टी जीती ना, उन्होंने इशू बेस्ड पॉलिटिक्स पे ज़्यादा ध्यान दिया था, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट को लेके या फिर मेडिकल कॉलेजेस को लेके उन्होंने बनाने की बहुत सारी बातें की, और उनके वजह से हमारे एरिया में जो है वो इसी वजह से जीते हैं ना कि कास्ट की वजह से। एंड सो इशू बेस्ड पॉलिटिक्स अभी फिलहाल नहीं आया, ये पहले से पॉलिटिकल पार्टीज ने भी इसे उठाया है। जैसे इन्होंने बोला है एम्पावरमेंट को लेकर के जेडीयू पार्टी ने नीतीश कुमार भवन की पार्टी ने किया है। तो सर अभी इस बार ये नया कुछ हमें देखने को मिला है, जैसे माइग्रेशन को लेकर के, अनएम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये सब टॉपिक्स को उठाए गए। लेकिन सर इसके बावजूद हमें जन स्वराज पार्टी में क्या चैलेंजेस रहे हमें उन्हें भी देखने की क्या हुआ? जरूरत है। ये वाला बोलिएगा बांट देने के लिए। सर लाइक चैलेंजेस ये रहा है कि वो एक तो नया पार्टी का नया ऑफिस था, उससे बहुत कम टाइम मिला था लोगों तक रीच पहुंचने के लिए, ग्रास रूट लेवल पे वो पहुंच नहीं पाए। और साथ ही में वो ऐसा मुद्दा उठाए लाइक लीगल बैन, जो कि महिलाओं के लिए बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। तो महिलाएं उससे पूरी तरह से मतलब अपोज हो गई, और वो जेडीयू गवर्नमेंट जो कि उनके लिए और भी ज़्यादा सपोर्ट करेगी, उसके लिए वो स्टैंड लेना मतलब
जिनका भी वर्कर बेस बहुत कम है और इस वजह से उनका ना ग्रास लेवल पे कनेक्ट बहुत कम है। दूसरी चीज़ है जो उन्होंने कैंडिडेट किए हैं बहुत अननोन फेसेस हैं, लोग उनसे भी कनेक्ट नहीं कर पाया। और बात है ट्रांसपोर्ट पॉलिटिक्स की, तो कहीं ना कहीं ये जो युवा और अनुष्ठान है ना, वो डेवलपमेंट पॉलिटिक्स में इम्पैक्ट बढ़ा है। इस वजह से मेरे को लगा कि हो सकता है इस बार उनको वोट नहीं मिला, लेकिन नेक्स्ट टाइम वो वोट तो कैपिटलाइज कर पाए। ठीक है, क्वेश्चन है कि जन स्वराज पार्टी को 0 वोट मिला, मतलब 0 सीट, तो क्या ये बिहार में इशू बेस्ड पॉलिटिक्स जो है वो कभी नहीं आ सकता? ऐसा नहीं कर सकते हैं कि बिहार में ऐसी पॉलिटिक्स नहीं रह सकती है। इनके हारने के सब कुछ महत्वपूर्ण रीजन है। सर पहला रीजन ये रहा, सर वो उनके जो कैंडिडेट थे वो उतने फेमस कैंडिडेट नहीं थे, और जन स्वराज पार्टी के जो अध्यक्ष हैं प्रशांत किशोर, वो लोगों से बहुत हद तक कनेक्ट कर पाए। हम लोगों ने उन्हें काफी पसंद किया, लेकिन उन्होंने जो उम्मीदवार उतारे उनसे सर लोग ज्यादा कनेक्ट नहीं हो पाए, उन्हें लोग नहीं जान रहे थे। तो उन्हें ये करना था कि अपने इनके जो कैंडिडेट थे उन्हें भी उस लेवल पर पॉपुलैरिटी उनको देनी चाहिए थी, तो उससे होता कि लोग उन्हें जानते और उन्हें पॉलिटिक्स में लाने का काम करते। ठीक है, सर जन स्वराज ने जो मुद्दे उठाए, बिहार में चुनाव जीतना है एक पॉलिटिकल, उसके लिए कई सारे पॉलिटिकल फैक्टर्स मायने रखते हैं, लेकिन फिर भी जन स्वराज ने जो मुद्दे उठाए इसके प्रति मैं बहुत आशावादी हूँ कि आने वाले समय में ऐसी और पॉलिटिकल पार्टी आएंगी जो इस तरह के रीजनल इश्यूज लाइक एम्प्लॉयमेंट, माइग्रेशन, इस तरह के मुद्दे उठाएंगे। चुनाव जीतना या ना जीतना तो एक पॉलिटिकल बात हो गई, लेकिन उनका मुद्दा उठाना और उनका चुनाव लड़ना बिहार में एक आशा की किरण तो जन्म देता है। हाँ जन स्वराज पार्टी बहुत पुरानी पार्टी नहीं, नई पार्टी है। वो उनके अध्यक्ष उनका एक एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस के आधार पर वो बिहार में एक नया बदलाव लाना चाह रहे थे। खासकर वो उनका फोकस था माइग्रेशन वगैरह पे, जो बाहर जाते हैं, तो वो इंडस्ट्री वगैरह ये सब सेक्टर की बात कर रहे थे। और उसी के समानांतर अन्य पार्टियां भी इससे जो रूलिंग पार्टियां वो सब भी बोल रही थी बातें। ठीक है, तो लेकिन जो एक पीपल कनेक्ट होता है, जो जनता से जुड़ा होता है, वो उनकी पार्टियों का उस रूप से नहीं हो पाया जैसे और सब पार्टियों का, चाहे जातिगत आधार पर हो या स्थानीयता के आधार पर हो। तो ये सब थोड़ा सा कमी रही थी सर, जो धीरे धीरे आगे आशान्वित होते हुए आगे काम किया जा सकता है। ठीक है, देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब इंटरव्यू में आप जवाब देंगे तो आपको एक समय सीमा का भी ध्यान रखना है। दूसरा चीज़ ये होना चाहिए कि जितने कम शब्दों में हम लोग उस बात को कह दें, क्योंकि अगर देखिए घाटा आपके लिए है, हो सकता है कि कभी 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 तो बीच में वो रोक देंगे, बीच में ही सुनेंगे नहीं, पूरा रोक देंगे, नहीं तो घाटा इसलिए आपके लिए होगा कि आप जब लंबा सेंटेंस बहुत 2-3 मिनट का कुछ तैयार करके बोलना चाह रहे हैं तो आप खुद भी बीच में दो हो सकता है 1-2 बार आप क्या कर दे, अपने आप से कॉन्ट्राडिक्ट कर ले, कुछ कंफ्यूजिंग लाइन्स या वर्ड्स यूज कर ले। तो इससे बेहतर क्या है कि शॉर्ट जो हम लोग है वो रिस्पॉन्स तैयार करेंगे। और शॉर्ट रिस्पॉन्स कैसे हो सकता है, तो अगर ये क्वेश्चन जैसे है जन स्वराज पार्टी के ऊपर कि क्या इशू बेस्ड पॉलिटिक्स का बिहार में फ्यूचर नहीं है, तो हम लोग सिंपल सा बात है, अग्री तो करेंगे नहीं, तो मतलब डिसएग्रीमेंट दिखाना है, तो स्टार्ट ऐसे ही कर देना है कि नहीं इस बात से मैं सहमत नहीं हूं। अब 2 डायमेंशन बस और निकालने का कोशिश करना है। एक, क्यों इनको नहीं मिला एक भी सीट, क्यों इनको नहीं मिला एक भी सीट, ये वाला आप एक्सप्लोर कर सकते हैं एक एरिया में। तो 2-3 फैक्टर ही करो ना, डायरेक्ट बहुत ज़्यादा देने का क्या ज़रूरत है। पहला चीज़ कि ग्राउंड लेवल जो पेनिट्रेशन होना चाहिए वो इमीडिएटली नहीं हो सकता है, और वो चीज़ यहाँ पे एक रिफ्लेक्ट हुआ है कि भले ही कैंपेनिंग के दौरान लोग सपोर्ट कर रहे हैं, बट अगर ये चीज़ इंस्टीट्यूशनलाइजेशन के फॉर्म में दिखती है तो लोग उस पर ट्रस्ट बिल्ड करते हैं, वो डेफिसिट दिखा। सो ट्रस्ट डेफिसिट, ग्राउंड लेवल पेनिट्रेशन, कुछ कीवर्ड्स हैं, ट्रस्ट डेफिसिट, ग्राउंड लेवल पेनिट्रेशन ऑफ दिस मतलब इशू बेस, ये नहीं हुआ। तीसरा कि ये भी आप बोल सकते हो कि एक भी सीट जो इनको नहीं मिला है ये सिर्फ रिजेक्शन नहीं है इशू बेस्ड पॉलिटिक्स या प्रशांत किशोर की आइडियोलॉजी का, ये हमारे वोटिंग जो पैटर्न है उसका भी एक रिजल्ट है। रिजल्ट क्या, अब वोटिंग पैटर्न समझा सकते हैं आप कि फियर ऑफ जंगल राज, ये एक नैरेटिव सेट हुआ लोगों के अंदर एज अ वोट बैंक, आपके दिमाग में, अधिकतर लोगों के दिमाग में, कि अगर हम जन स्वराज को वोट देते हैं, जैसे हम अपनी जगह का एक सिंपल से आपको एक एग्जांपल बताते हैं मोतिहारी का, उससे आप समझिएगा क्या हम बोलना चाह रहे हैं।
तो आप समझिएगा वहां पर स्टार्टिंग से इन माई सर्कल जितने भी हम लोग थे सब लोगों का एक ही पॉइंट था, जन स्वराज को वोट देना है। कैंडिडेट कौन था नहीं मालूम उस समय तक हमको, ठीक है। बाद में भी जो कैंडिडेट अनाउंस हुआ जानकारी वाले थे, डॉक्टर थे एक हमारे घर के पास के। लेकिन हुआ क्या कि जो आरजेडी की तरफ से जिस कैंडिडेट को टिकट मिला वो कैंडिडेट जो था उसका एक क्रिमिनल हिस्ट्री रहा है, और रिसेंटली मेयर वाले इलेक्शन में उनकी वाइफ के द्वारा, मतलब उनकी वाइफ जीती और सामने जो एनडीए कैंडिडेट के द्वारा सपोर्टेड एक आदमी था वो हार गया। समझिएगा समीकरण। तो अब उसको लास्ट मोमेंट पे टिकट आरजेडी दे दी विथ क्रिमिनल बैकग्राउंड, अ गुड वोट बेस। मेरे सर्कल में सब लोगों ने फिर उस समय डिसीजन क्या लिया कि मान लीजिए अगर हम एग्जांपल दें, कास्ट समीकरण को भी समझिए। यहाँ पे मोतिहारी का जो कास्ट ये है समीकरण है उसमें फॉरवर्ड कास्ट का जो भी मतलब अपर कास्ट का वोट है सब बीजेपी को जाता है, और प्रशांत किशोर ने भी अपर कास्ट से कैंडिडेट खड़ा किया। एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट मेरा फ्रेंड दिव्यांशु भारद्वाज वो भी खड़ा हुआ, वो भी अपर कास्ट से था। तो अगर मान लीजिए इन दोनों लोगों को वोट मिलेगा तो ये किसका वोट बैंक था? एनडीए का। किसका वोट बैंक था? एनडीए का। और ये वोट किसको मिल जाएगा? दूसरे दूसरे पार्टीज में बढ़ जाएगा। तो अल्टीमेटली कौन हार सकता है, किसकी पार्टी जीत सकती है? समझ रहे? एक ये नैरेटिव भी लोगों के अंदर आया, नहीं तो 0 सीट का सवाल नहीं था। जन स्वराज या वोट परसेंटेज भी एटलीस्ट 8, 7, 8, 9% जाता। ये एक नैरेटिव जो था ये भी बैकफायर या आप कह सकते हैं आपको काउंटर कर गया इनके सारे इश्यूज को, दैट द वोट बैंक नैरेटिव ऑफ फियर ऑफ रिटर्न ऑफ जंगल राज। तो इट वाज आल्सो अ डिटर्मिनेंट फैक्टर। ये बात समझ में आया? एक इशू आप बोल दीजिए शराबबंदी की आधी आबादी तो ये पॉलिसी कभी नहीं एक्सेप्ट करेगी, प्लस नीतीश कुमार का वुमेन ओरिएंटेड पॉलिसीज, तो वुमेन वोट पूरा का पूरा स्वीपिंग किधर गया? एनडीए की तरफ। लेकिन एक चीज यहां पे आपको और मेंशन लास्ट में सम अप करने के लिए, ताकि आप पॉजिटिव नोट पे ये चीज को दिखाएं कि जो इशू बेस्ड पॉलिटिक्स है अगर उसको कंक्रीट फॉर्म में जाना है लोगों तक तो इट विल ऑलवेज टेक टाइम। इट कैन नेवर कम ओवरनाइट ऑन द बेसिस ऑफ ऑपोजिशन पॉलिटिक्स। समझिएगा, इशू बेस्ड पॉलिटिक्स जो है ये ओवरनाइट ऑपोजिशन के फॉर्म में नहीं आ सकता। इट कैन ओनली कम थ्रू इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। जैसे कि हमारे इस इलेक्शन में दिख गया ना, आपने कहा 2000 हम पेंशन देंगे, तो इन्होंने भी 400 से 1100 का कर दिया। 400 से 1100 पेंशन किया, तो पेंशन वाला मुद्दा जो आप उठाए वो तो एड्रेस हो गया ऑलरेडी। तो इशू बेस्ड पॉलिटिक्स का कैसे रोल नहीं दिखा हमारे इलेक्शन में? अब तो इधर से जैसे इन्होंने जो भी ये लाभ कार्ड इन्होंने बनाया था, और उन्होंने इनके मैनिफेस्टो का कुछ कोर प्रिंसिपल हम बताते हैं अदर देन शराबबंदी हटाने के, वो था माइग्रेशन। दैट वाज आल्सो इवन इन आरजेडीज मैनिफेस्टो। तो ये इशू बेस्ड ड्रिवन तो था ही पूरा का पूरा इलेक्शन। लेकिन जो ट्रस्ट डेफिसिट रहा, लास्ट माइल पेनिट्रेशन रहा, वो कम रह गया चूंकि। और एक और पॉइंट आपके सब नोट्स में लिखा हुआ है, एक और पॉइंट, इन्हीं 4-5 पॉइंट को हाईलाइट कीजिएगा, सेंटेंस छोटा, पॉइंट्स रहने चाहिए, कि प्रशांत किशोर का खुद इलेक्शन नहीं लड़ना, दैट गेव अ नेगेटिव इंप्रेशन टू ऑल द कार्यकर्तास। समझ रहे ना? लीडरलेस पूरा का पूरा कैंपेनिंग हुआ। एक तरह से हम क्या मानते हैं इसको? लीडरलेस कैंपेनिंग। और सामने कौन आप दिख रहा है आपको? एक वेल एस्टैब्लिश्ड ग्लोबली एक्नॉलेज्ड सीएम फेस, नीतीश कुमार है ना। नीतीश कुमार इज अ ग्लोबली एक्सेप्टेड एक्नॉलेज्ड पॉलिटिकल फिगर ना। इकोनॉमी में लोग पढ़ाते हैं नीतीश कुमार मॉडल ऑफ इकोनॉमिक्स। तो अब इतना बड़ा चेहरा सामने आपके कोई सीएम फेस है नहीं कि नहीं हमको सीएम नहीं बनना है, तो ये क्या करेगा? ये भी एक नेगेटिव इंप्रेशन देगा। समझ रहे बात को ना? तो ये चीजें हैं, भले आप इलेक्शन नहीं लड़ते बट सीएम फेस के लिए आप रेडी होते। नीतीश कुमार इलेक्शन कहां लड़ते हैं? एसएलसी से हैं वो, बट एटलीस्ट ही इज द सीएम फेस और सीएम कैंडिडेट। आपने आउटराइटली कहा कि नहीं हमको सीएम नहीं बनना है, दैट वाज काउंटर प्रोडक्टिव टू योर ओन कैंपेनिंग। अब पढ़िए इसमें जो दिया हुआ लास्ट में है, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए,
रीजन होता है। हाँ, वही ग्राउंड लेवल पेनिट्रेशन. मुखिया के नाम पे वोट पड़ता है. In my personal view, the electoral failure of Jan Suraj does not mean that issue-based politics has no future in Bihar. Rather, it highlights the structural realities of electoral behavior in the state. Historically तो ये किस पे रहा है? कास्ट कोalition, सोशल आइडेंटिटी, ऑर्गेनाइजेशनल डेप्थ. ये कभी भी डिसमेंटल एक साथ ओवरनाइट नहीं हो सकता. तो क्वालिटी ऑफ इश्यूज रेज्ड और उसको ग्राउंड लेवल नेटवर्क पे आप किस तरह लेकर जाते हैं, ट्रस्टेड लीडरशिप और लॉन्ग टर्म सोशल मोबिलाइजेशन. यही हो सकता है कि अगर ये जिस तरह से पद यात्रा किए थे ये फिर शुरू कर दे अगर इसको अगले साल, और फिर 1-2 साल तक इस तरह का ग्राउंड लेवल पे कैंपेनिंग चले, तो डेफिनेटली 30 के रिजल्ट कुछ और होंगे. And also this is not, you can say, it cannot be denied that whenever a vacuum will be created after the exit of suppose RJD और महागठबंधन, तो यही वहां पे इमर्ज होकर आएंगे. थर्ड फ्रंट का स्कोप बिहार में नहीं दिख रहा है, बट सेकंड फ्रंट का रूप प्लेस तो ले सकते हैं ना, आराम से ले सकते हैं अगर ये कंटिन्यू रहा तो. यहाँ पे पढ़िएगा एक बार ये वाला लाइन, एट द सेम टाइम आई डू नॉट सी दिस एज रिजेक्शन ऑफ issues. Instead, it suggests that issues must be embedded within social reality, not positioned in opposition to them. जैसे देखिए सक्सेसफुल पॉलिटिकल मूवमेंट्स इन बिहार, जो नीतीश कुमार सबसे बड़ा एग्जांपल, हैव हिस्टोरिकली कंबाइंड सोशल रिप्रेजेंटेशन विद डेवलपमेंट एजेंडा. नहीं तो 2005 से ही आप देखिए ना, हम लोग 2005 से बात कर रहे हैं कि कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स क्या हो गया, डाइल्यूट, और क्या आ गया बिहार में, डेवलपमेंट पॉलिटिक्स. ये सबसे बड़ा एग्जांपल नीतीश कुमार का है. वो हमेशा इस चीज के ऊपर ही काम किए. टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में वो कास्ट को यूज करते हैं, बट कैंपेनिंग में कास्ट का इस्तेमाल उनको करते हुए तो हम लोग नहीं देखते हैं. तो वो चीज है. अब यहाँ पे वन लाइन क्लोजर क्या होगा, जन सुराज सेटबैक shows not the failure of issues but the cost of underestimating social structures in electoral democracy. कि आप सिर्फ इश्यूज हाईलाइट करके चाहेंगे अगर आप ओवरनाइट क्या करना, सत्ता में आना पॉसिबल नहीं है. जो सोशल स्ट्रक्चरिंग है उसको भी आपको समझना पड़ेगा, उसको भी एड्रेस करना पड़ेगा. जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया, उन्होंने भी एग्जांपल दिया कि कैंडिडेट को हम जान ही नहीं, ये भी नहीं होना चाहिए. आपके लिए फर्स्ट टाइम इलेक्शन था, आपको क्यों लास्ट मोमेंट कैंडिडेट डिसाइड करना था? आप तो 2 साल पहले भी कर सकते थे, और हुआ भी था. बहुत जगह आपने लास्ट मोमेंट पे चेंज किया, बहुत जगह आपने लास्ट मोमेंट पे चेंज किया ना. देखिए किन के लिए लास्ट मोमेंट पे कैंडिडेट डिसाइड करना सही रहता है, जो अभी रूलिंग पार्टी के लोग हैं, उनको देखा सब कुछ, समीकरण देखा कि एंटी इनकम्बेंसी तो नहीं है, कि ये क्या है क्या है. आपके लिए तो कैंडिडेट का सिलेक्शन कब हो जाना चाहिए, साल भर पहले, कि जाओ पूरा मेहनत करो अपने एरिया में, और लोग जो मेहनत की उनको आपने टिकट नहीं दिया. तो ये बात तो आप डिनाई नहीं कर सकते हैं ना कि हाँ लोगों का कनेक्ट नहीं हो पाया उस तरह से. अब यहाँ पे देखिए तो क्या होना चाहिए, आपको काउंटर क्वेश्चन पूछ सकता है. देन व्हाट शुड बी दिस पार्टीज डू डिफरेंटली. तो क्या कर सकते हैं वो, दे मस्ट कंबाइन गवर्नेंस इशू विथ सोशल रिप्रेजेंटेशन एंड इन्वेस्ट इन लॉन्ग टर्म ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, अब इनका कुछ परफॉर्मेंस और रिपोर्ट दे दिया गया जो आप अपने आंसर में यूज कर सकते हैं. जैसे नेक्स्ट पेज पे देखिए, आपको दिखेगा 68 कॉन्स्टिट्यूएंसी में इनको नोटा से कम वोट है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है. तो जवाब आपका वही रहेगा. अब देखिए वोट कटर इंपैक्ट यहाँ पे दिख जाएगा आपको. जो स्ट्रेटेजिक मिस कैलकुलेशन पड़ी है उसको छोड़िए, यूथ मुस्लिम का वोट थोड़ा सा इन्होंने काटा, वो अलग चीज है. बट स्ट्रेटेजिक मिस कैलकुलेशन, फियर ऑफ एंड किशोर को प्रशांत किशोर ओन गैम्बल, जो हवाबाजी की नीतीश कुमार की सीट 25 भी आ गई तो हम छोड़ देंगे, एंड पर्सनल एब्सेंस कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, यही सब क्या किया है, बैकफायर किया है. लास्ट पेज में आपको दिख रहा होगा लॉन्ग टर्म इन्फ्लुएंस, तो वहां पे आप दिखाइएगा कि इनके जो चीज द्वारा चीजें हाईलाइट की गई थी वो सब तो इलेक्शन में यूज हुआ ही है. तो इशू बेस्ड पॉलिटिक्स तो दिखाई है, माइग्रेशन हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो, एजुकेशन हो, पेंशन रिफॉर्म, जो हमने कहा, इन्होंने कहा 2000 रुपए देंगे तो आप भी 400 से 1100 रुपए कर दिए उसको. ठीक है, समझ में आ रहा है इसका कि किस तरह से. नहीं 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 नहीं, ये फैक्टर कैसे हो सकता है, ये हेल्दी कंपटीशन है. उनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, नहीं उनसे क्वेश्चन कब तारीफ करें, उनसे क्वेश्चन जब पूछा जा रहा है कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार में आप किसको सपोर्ट करें, किसको आप सीएम के रूप में चाहेंगे देखना, तो कहेगा एनी डे नीतीश कुमार. वही चीज वो बोले हैं, ये कहाँ बोले कि नीतीश कुमार को सपोर्ट कर रहे हैं या वो ऐसा कुछ. ये एक हेल्दी पॉलिटिक्स होता है, जो आप बोलेंगे कंपटीशन को हम लोग इतना नीचे लेवल पर तक नहीं ले जाएं, जो रियलिटी है सो रियलिटी, और फर्स्ट टाइम कमर्स जो होते हैं वो ये सब वर्ड यूज करेंगे ही करेंगे, क्योंकि उनके लिए कोई पिछले का कोई पॉलिटिक्स तो नहीं रहा है ऐसा, तो यूज कर सकते हैं, क्या दिक्कत है इसमें.
कोई दिक्कत इसमें? समझ में आया? अगेन वही ध्यान देना है, आंसर जो आप तैयार करें बोल के, जब प्रैक्टिस करें आप कोई भी क्वेश्चन के आंसर का बोल के ही प्रैक्टिस करिएगा इंटरव्यू के लिए हमेशा। तो जब आप बोल के प्रैक्टिस करें तो देखिए कि वो 50 से 60 सेकंड मतलब 1 मिनट के अंदर खत्म हो रहा हो और उसमें हम 3 4 5 जो भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं वो यूज कर दें। 2 मिनट आप बोलिएगा, दिक्कत ये होगी कि वो 1 मिनट के बाद भी रोक सकते हैं आपको, तो आपका आंसर भी इनकम्प्लीट हो गया, उसके लिए आपको वो ब्राउनी मार्क्स मिलेंगे नहीं। समझ रहे हैं ना? तो इसलिए शॉर्ट और क्रिस्प बट कीवर्ड्स उसमें हाईलाइट हो जाए, ये ध्यान देना है। ठीक है, चलिए। हाँ एक और इलेक्शन रिलेटेड क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा कि कभी कम देखा गया कि पिछले 20 वर्षों से एक ही सीएम है, डिस्पाइट बीइंग दैट वो लैंडस्लाइड हिस्ट्री करते हैं, एंड ऑन अदर काउंट देयर आर इंडिकेटर्स, नीति आयोग का इंडिकेटर जहां पे बिहार लैग कर रहा है, लाइक लोएस्ट पोजीशन पे है। तो इस एनोमली से आप वोटर बिहेवियर को कैसे आप देखते हैं? देखिए, वोट अगर इस तरह क्वेश्चन आता है ना, तो सबसे पहले तो आप पुराना डेटा से कंपेयर कीजिए नीतीश कुमार के डेटा को, डेवलप हो रहा है कि कम हुआ है। समझिएगा, नीति आयोग का इंडिकेटर जो है वो तो 2005 के पहले था ही नहीं, लेकिन जो सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हमारे 2005 या इस गवर्नमेंट के पहले थे और अभी हैं, उनमें तो सुधार ही हो रहा है ना। और दूसरा चीज कि जिस जगह पे इतना पेनिट्रेटेड रहे कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स, ऐसा तो हम आप कभी भी बोल सकते हैं क्या ये चीज की कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स बिहार में नहीं है? ये तो नहीं बोल सकते। तो ये एम्बेडेड है, ये ओवरनाइट या एकदम तुरंत से एज अ रिवॉल्यूशन चेंज नहीं हो सकता। तो सरकार लोग जो वोटिंग बिहेवियर वो क्या चीज कर देख रहा है कि अभी आप ऐसा बोल सकते हो, हालांकि टर्म यूज नहीं कीजिए, हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि बेटर अमॉन्ग वर्ड्स, ये भी कॉन्सेप्ट बिहार में है। अगर हम सिंपल सा चीज समझे कि मान लीजिए जन स्वराज को वोट हम लोग नहीं दिए, कि कौन आ जाएगा? आरजेडी आ जाएगा। तो हमने फिर जिसको वोट दिया है क्या सच में वो क्रेडिबल था? तभी ना हम लोग डबल थॉट आया। हम अगर अपने यहाँ पर ही सिंपल सी बात है कि हम चाहते थे जन स्वराज को वोट देना, मतलब कि जो बीजेपी और आरजेडी जिसके भी कैंडिडेट जो लोग थे, हम नहीं चाहते थे उनको जिताना, हम लास्ट मोमेंट पे अपना डिसीजन चेंज करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं उन दोनों में, दोनों बुरे में एक को चुन रहे हैं। तो अभी जो वोटिंग बिहेवियर हमारा है वो ये है कि हम लोग देखते हैं कि हम लोग का ट्रस्ट जो है कि इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हम लोग उम्मीद कर रहे हैं, और वो उम्मीद करने में नीतीश कुमार के ऊपर ट्रस्ट लोगों का ज्यादा है। तो ये वोटिंग बिहेवियर आसानी से चेंज हो नहीं सकता। ओवरनाइट तो प्रशांत किशोर या कोई पार्टी आकर यहाँ पे मेजोरिटी नहीं ला सकती। आप देखते हैं कोई पार्टी आज तक सिंगल पार्टी मेजोरिटी नहीं ला पा रही है। हमको लगता है शायद एक बार बस आरजेडी लाई थी 90s में, नहीं तो हमेशा गठबंधन ही रहा है। तो ये तो एक रियलिटी है ही नहीं कभी भी इन नियर फ्यूचर में भी कि एक सिंगल पार्टी बिहार में लिया, ऐसा पॉलिटिक्स यहाँ का रहा ही नहीं है। कोलिशन गवर्नमेंट ही रहेगा, अदर देन कांग्रेस को अगर हटा दे तो, इधर इसकी बात हम कर रहे हैं आफ्टर कांग्रेस, तो कोलिशन ही रहेगा। और दूसरा चीज यहाँ पे ये है कि हम लोग ये देख रहे हैं कि हम लोग को ये रिफॉर्म्स चाहिए, बट फिर इस रिफॉर्म्स के लिए हमको ट्रस्ट किस पे है अभी? तो ये इमीडिएट ट्रस्ट केवल अभी किस पे दिख रहा है? वोटर्स को। और उसमें भी एक बहुत बड़ा रोल है कि आधी आबादी का ट्रस्ट सिर्फ एक ही जगह है, वुमेन वोटर्स। तो ये आपको यूज करना है हर बार कि वुमेन वोटर्स जो हैं आपकी आधी आबादी है, और आधी आबादी का पूरा ट्रस्ट एक ही लीडरशिप पे है। ब्लाइंड ट्रस्ट भी आप उसको बोल सकते हैं, जिस तरह का भी। तो ये तो हमेशा वोटिंग पैटर्न का 50% डिसाइड हो रहा है इसी से, या बोल सकते हैं। नहीं करना है। होंगे ही ना, क्यों दिक्कत? देखिए, ये आपको नहीं समझना है कि आपको सब लोग वहाँ पे ब्यूरोक्रेट हैं तो इन सब चीज़ से ऊपर उठे होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। रिटायर्ड है, रिटायरमेंट के बाद लोग एक ही समय काटने का एक ही चीज़ है, राजनीति। तो दे विल बी वेरी क्लोजली मॉनिटरिंग ऑल द इलेक्शंस। कोई आदमी जैसे अभी ब्यूरोक्रेट, हम सर्विंग ब्यूरोक्रेट हैं, तो मेरे पास ना इतना समय है, ना हमको मेरा एथिकल जो रूल्स हैं वो अलाउ करेगा कि हम क्या करें, पार्टीशनशिप की तरफ जाएं। आई विल ऑलवेज फॉलोइंग नॉन पार्टीशनशिप। लेकिन जब हम रिटायर हो गए तो अभी मेरे पास टाइम पास का सबसे आसान चीज़ बिहार में क्या है? पॉलिटिक्स। हमको लोग पूछेगा भी, चूंकि मेरा एक्सपीरियंस भी है इस फील्ड में, तो मेरा नाम भी होगा। समझे बात को ना? तो इससे क्या होता है कि आप पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो चुके हैं, और उस समय आप जाके ऐसा जवाब वर्ड सब यूज करें जंगल राज और ये सब नहीं, ठीक है ना? वो चीज़ नहीं यूज करना है, ठीक है? अब जैसे एनडीए, तो एनडीए का फुल फॉर्म क्या बनाया अदर पार्टी जब यहाँ पे बहुत क्राइम हो रहा था इलेक्शन के पहले? नेशनल गुंडा अलायंस।
तो अब ये सब टर्म थोड़ी आप यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर में, कभी नहीं कर सकते हैं। तो वो आपको डेमोक्रेटिक फॉर्म में ही चीज़ों को प्रेजेंट करना है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो था वो काफ़ी ख़राब था पहले, जो धीरे धीरे ठीक हो रहा है, बस वो चीज़ें हैं। चलिए अगला देखते हैं हम लोग मणिपुर के ऊपर। तो मणिपुर के ऊपर 2 क्वेश्चन। पहला तो आपका ओपिनियन कि मणिपुर इशू को सरकार जिस तरह से हैंडल कर रही है उस पर आपका क्या ओपिनियन है। और एक क्वेश्चन काउंटर पूछ सकता है कि पीएम साहब को 2 साल लग गया वहां जाने में, इस पर आपका क्या ओपिनियन। ठीक है, बाकी मणिपुर इशू क्या है अगर उसका थोड़ा सा ब्रीफ जाने, कोई बताएगा व्हाट इज मणिपुर इशू। एक एक करके, हाँ बोलिए। 2 कम्युनिटी है, कुकी और मेती। ठीक है, एसटी के दर्जा दिया गया तो मैटेई को जिससे विरोध किया गया कुकी द्वारा। ठीक है, काफी वो क्योंकि वो कुकी का मानना था कि इनको अगर दर्जा देने के बाद से हमारे संसाधनों पे या फिर नौकरी में या अन्य अवसरों में तो मैटेई का जो है वो हिस्सा चल जाएगा। और मेरे ख्याल से सीएम जो थे वो मैटेई से रिलेटेड थे, इस कारण से भी जो है जो इसको उनके ऊपर भी एलिगेशन लगा। ठीक है, इस कारण से जो और वहाँ पे एक नॉर्थ ईस्ट में क्या है कि आपस में बहुत सारे ट्राइब्स में ना एक वायलेंस है, आपस में झगड़ा होते रहता है। तो इसका भी एक रूप है कि सो एक तरह से कह सकते हैं डेमोग्राफिक कॉन्फ्लिक्ट या डेमोग्राफिक चेंज जो वहाँ पे हुआ उस कारण से कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हुए, उसमें म्यांमार का कोई रोल। क्या था म्यांमार का रोल। हाई कोर्ट का डिसीजन आया था, क्या आया था। छठा शेड्यूल में आने का भी डिमांड है, लैंड वगैरह राइट्स को लेकर, ट्राइबल राइट्स को लेकर। इसको हाई कोर्ट में इंडोर्स किया तो ये इग्नाइट हो गया तुरंत ओवरनाइट, और ये फिर उस शेप को ले लिया सरकार की तरफ से। आप कह सकते हैं जो बेसिकली वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है इस इशू में जो हम ऑब्जर्व करते हैं कि इसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व नहीं है। नहीं तो क्या होता है कि मान लीजिए 2 कम्युनिटी है, मेती है, कुकी है, तो अगर कोई मेती के साइड है तो फिर कोई कुकी के साइड आ जाएगा, और ये चीज़ें फिर पॉलिटिक्स का हिस्सा बनती हैं, तो वो चीज़ें बहुत समय तक वैसे ही रह जाता है। ज़्यादा है राइट्स। तो अब सरकार जिस तरह से इसको हैंडल कर रही है सिचुएशन को, उस पर आपका क्या ओपिनियन है। व्हाट इज योर ओपिनियन on the stand of government over Manipur crisis? Do you think it was an ignored area? अचानक से ये जो हाईकोर्ट का डिसीजन आया उसके टाइम सरकार थोड़ा सा लेट हो गई, फिर उसके बाद गवर्नमेंट बहुत सारा अपना डेलीगेशन वगैरह वहाँ पे सेंड किया, उन्होंने बात करने के लिए दोनों कम्युनिटी के बीच में हैंडल कर रही है। सो इग्नोर्ड है, किसी को ऐसा लगता है कि इग्नोर्ड एरिया के रूप में सरकार ली है इसको। यही लगना ही नहीं चाहिए ना। आज से आप सरकारी आदमी हैं तो हमको नहीं लगना चाहिए बात कर क्या इग्नोर किया गया, बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। बहुत जल्दी आप बन गए सरकारी। सर शॉर्ट टर्म में देखा जाए तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए और क्राइम कंट्रोल करने के लिए मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगातार। ठीक है, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस की बात की जाए तो वहाँ पे डेवलपमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, स्पेशली जैसे वहाँ पे इंसर्जेंसी ग्रुप है, तो उसको रन करने के लिए 2 चीजें सबसे इम्पोर्टेंट होती हैं, एक मैन और दूसरा मनी। तो मैन पावर तो उनके पास है, सरकार डेवलपमेंट के थ्रू मैन पावर को कम कर सकती है, इन ऑर्गेनाइजेशन के पास मैन पावर जाता है, और मनी से क्रॉस बॉर्डर इंसर्जेंसी, FCIS और ड्रग्स ट्रेड के थ्रू आता है। तो लॉन्ग टर्म में हम इन चीज़ों को अगर रोकेंगे तो वहाँ पे इंसर्जेंसी का इशू और ये जो कम्युनिटी में राइवलरी हमेशा चलते रहता है, इसको हम लोग मेरे से ड्रग्स वगैरह में पॉपी वगैरह वो सब अफीम का भी पैदावार वगैरह करते थे, इस सब चीज़ों से अभी सब लोग से फिर दोबारा एक एक लाइन पूछेंगे, ठीक है। अब और कुछ बोलना है किसी को। अब इंटरव्यू जैसा जवाब कि गवर्नमेंट का जो स्टैंड था आप उसको किस तरह से देखते हैं, मणिपुर क्राइसिस के लिए गवर्नमेंट का जो भी पोजीशन रहा। वो सही था और लॉन्ग टर्म में ये कर सकते हैं। ठीक है, आप बताइए।
उनको कंट्रोल करने के लिए राष्ट्रपति शासन लगाना, सैन्य शासन लगाना वहाँ पे आवश्यक था, ताकि कंट्रोल किया जा सके। और उनके जो भी जो इनकम के स्रोत थे जहाँ से वो न्यूज संपत्ति कर रहे थे उन चीज़ों पर लगाम लग गया। जैसे मादक होते पॉपी वगैरह वो लोग जाते थे और सेल करते थे, उन सब पे कंट्रोल करना। और आपस में शांति स्थापित करने के लिए जहाँ तक वो दोनों ग्रुप से मिलना, वहाँ पे मीटिंग करना, ये सब जो चीज़ें हो रही है वो शांति भंग करने के लिए आवश्यक है। सरकार इस पर पॉजिटिव है और शांति स्थापित करने के लिए। कोई कीवर्ड कुछ बोलेगा इस केस में? सर मेरे को लगता है सर इसमें सेंसिटिविटी और सर इसमें सेंसिटिविटी और ये वर्ड में बोल गया आप पूछ रहे थे, दोनों कॉम्प्लेक्सिटीज दोनों इन्वॉल्व है सर। कॉम्प्लेक्सिटी इस तरह से सर क्योंकि सर मैत्री और कुकी दोनों समुदाय हैं और गवर्नमेंट कहीं से भी एक स्टैंड ले नहीं सकती थी। इवन इनवेरेंसी बिलोंग टू वन ऑफ द कम्युनिटी और दोनों डायरेक्टली इन्वॉल्व है। कॉम्प्लेक्सिटी इस तरह से था तो गवर्नमेंट ने डायरेक्टली इंटरफेरेंस ना करके उन्होंने कुछ इन्वाई को भेजा था, वहाँ पे ट्रस्ट बिल्डिंग मेजर्स लिया गया था। और कॉम्प्लेक्सिटीज भी है और फिर दूसरा चीज ये है सर, हमारा बॉर्डर बगल में लगता है सर, तो कहीं से भी गवर्नमेंट ये नहीं शो करना चाह रही थी कि वी आर डायरेक्टली इन्वॉल्व देयर। इनडायरेक्टली इवन यूनियन मिनिस्टर ने लगातार विजिट 2 से 3 विजिट किया, ट्रस्ट बिल्डिंग मेजर करने की कोशिश की है सर। तो ये तो बोला जा सकता है। ये एक आर्म रिबेलियन था, दूसरा की कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो चुकी थी, इसलिए सर वहाँ पे ऐसे सिचुएशन को हैंडल करने के लिए वहाँ पे मजबूत करना था। ठीक है, और स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी था। इस वाले पूरे के पूरे जो क्वेश्चन का आप जवाब दें उसमें आपको एक चीज जो है जो इन्होंने भी बोला वो है ट्रस्ट वाला पार्ट। कभी भी आपके खुद के जो लोग हैं, एक होता है बाहर से अटैक होना, एक होता है इंटरनल कोई रिसेंटमेंट होता है। जब तो रिसेंटमेंट जब इंटरनल होता है तो वहां पे कहीं ना कहीं क्या होता है, ट्रस्ट नहीं हुआ सरकार के ऊपर, या सरकार जो डिसीजन ले रही है वो सही नहीं है, इसीलिए आप शायद शुरू करते हैं। तो आपको इस चीज पे ध्यान देना है। ये तो आप ऑब्वियसली यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा कि जो उस समय के सर्कमस्टांस थे उसके अकॉर्डिंग, चूंकि ये जजमेंट के बाद ओवरनाइट ट्रिगर हुआ है रिबेलियन है, तो गवर्नमेंट इमीडिएट रिस्पॉन्स के लिए तैयार थी नहीं, और जिसलिए धीरे धीरे उन्होंने अलग अलग तरह से स्टेज वाइज अलग अलग चैनल से ये चीज़ों को टैकल करने की कोशिश की। इन्वॉय मतलब जो वहाँ पे भेजना था कॉन्वॉय को, मिनिस्टर का खुद का विजिट, देन एंड द नेक्स्ट स्टेप स्टेपिंग डाउन ऑफ चीफ मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट रू। तो ये स्टेज वाइज जो था वो जो मूवमेंट दिखाया गया, स्टेप लिया गया सरकार के द्वारा, ये ठीक रहा। अब इसके आगे के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट कि वो ट्रस्ट को बिल्ड करना। तो रिस्टोरेशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड रिस्टोरेशन ऑफ ट्रस्ट दोनों टर्म यूज करना है कि गवर्नमेंट जो है शॉर्ट टर्म में क्या चीज पे फोकस करे, रिस्टोरेशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, एंड इन लॉन्ग टर्म रिस्टोरेशन ऑफ ट्रस्ट बिल्डिंग। और उसके लिए पहले लॉ एंड ऑर्डर के लिए क्या कर रही है, तो म्यांमार में भी स्ट्राइक्स वगैरह करके इन हम लोग ऑपरेशंस किया कर रहे हैं, वहां पर भी ये जो पैसा का स्रोत था वो सब चीजों को ठीक करना। फिर आर्मी को जब से कंट्रोल दिया गया तो आर्मी इस चीज को हैंडल कर रही है, तो वहां पर भी वो केयरफुली, मतलब कह सकते हैं कि ह्यूमन मैनर में देखने को मिला है कि उनका जो एक्ट्स रहा है उस चीज को। तो ये ट्रस्ट बिल्डिंग जो है इसके ऊपर भी आपको रिस्टोरेशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर अलॉन्ग विथ रिस्टोरेशन ऑफ ट्रस्ट, ये टर्म यूज करिएगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाए, मोदी जी को 2 साल क्यों लग गया, आप इसको किस तरह से देखते हैं? हाँ ठीक है, बोलिए ना। ये वर्ड नहीं बोलूंगा वहाँ पे, बट ये मैं मेरे को डायरेक्टली आया कि इन्वॉल्विंग पीएम इज नॉट द ट्रू सॉल्यूशन इन एवरी सिनेरियो। पीएम भी जाएंगे तो वो सॉल्यूशन पीएम बनेगा, ठीक है। पीएम इनडायरेक्टली इन्वॉल्व मीटिंग कर रहे थे दिल्ली में। सर ये क्वालिफाइड स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए कि पीएम क्यों नहीं। मुझे लगता है कि ये मिनिस्ट्री का क्वेश्चन है, जुरिडिक्शन है, मैं उसको डाइवर्ट कर सकता हूँ ना। बोलिए बोलिए ना। प्राइम मिनिस्टर के जुरिडिक्शन में तो बहुत सारी चीजें आती है, ये आता है, बट ये जो सिचुएशन है ये होम मिनिस्ट्री के अंदर डायरेक्टली आता है। तो अमित शाह ने विजिट किया था और कैबिनेट रैंक के सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी को वहाँ का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट भी किया गया, और वहाँ पे आर्मी भी इन्वॉल्व है। मुझे लगता है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के लीडरशिप में सारा काम हो रहा है,
So visiting personally cannot be a point of contention, but ग्राउंड लेवल पे जो काम हो रहा है उसमें फोकस होना चाहिए। दूसरा जो स्टेप्स गवर्नमेंट ले रही है वो ऐसा अप्रियर नहीं होना चाहिए कि वायलेंस को सिर्फ कंट्रोल कर रही है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल कोहेरेंस को हील करने के लिए भी ये प्रयास किया जा रहा है। और कोई? उससे मोदी जी का क्या? मोदी जी का क्रिश्चियन कम्युनिटी से पुराना रिलेशन। ये सब नहीं, आज दिन भर तो वीडियो यही चल रहा है हर जगह। रिलीजन वगैरह यूज नहीं करना है, ये सब चीजें बिल्कुल नहीं। रिलीजन यूज नहीं करना है। और कोई जवाब देगा? दीजिए, क्वेश्चन ये पूछ सकता है। जो डेलीगेशन भेजे गए थे या फिर प्रेसिडेंट वहाँ पे जो लगा वो सारा प्रेसिडेंट के मतलब उनके कंसल्ट करने के बाद ही तो सारा लगा वो। ठीक है, मोर और लेस इसी तरह से आपको वहाँ पे फोल्ड करना है अपने आंसर को, कि सबसे पहली चीज कि प्राइम मिनिस्टर के इन्वॉल्वमेंट के बिना इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम such decisions will never be get implemented. President rule, for example, can be issued only on the advice of cabinet which is headed by पहला चीज। दूसरा, domain of home minister, and we have seen various meetings between home minister and prime minister with respect to Manipur issue in Delhi itself. तीसरा, there are certain security challenge with respect to PM's convoy. समझिएगा बात को, पीएम का जो कॉन्वॉय होता है उसके साथ बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, बहुत सारा सिक्योरिटी चैलेंज होता है। नाउ अ प्लेस जहां पर सिक्योरिटी इतना कॉम्प्रोमाइज्ड है, अभी तक ठीक से सिचुएशन नहीं वहां पे आर्मी एनालाइज कर पाई है, वहां पर पीएम डायरेक्टली कैसे विजिट करेंगे? पहलगाम अटैक हो गया, सारा कुछ सिचुएशन कंट्रोल में हुआ, प्राइम मिनिस्टर गए, लेकिन ये जगह पे क्या है, अभी इशू चल ही रहा है, हर दिन वायलेंस हो रहा है, हर दिन लोगों की, हजारों लोग, 100 लोग, सैकड़ों लोगों की जान जा रही है। उसमें प्राइम फोकस क्या होना चाहिए, इवन प्राइम मिनिस्टर का भी, दैट इमीडिएट रिस्टोरेशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। और उसके लिए ही तो वो सारा कुछ किए, सारे डिसीजंस लिए। और एक फेज आता है जब नाउ द सोसाइटी, और यू कैन से नाउ द सब्जेक्ट इज रेडी फॉर पर्सनल विजिट। जब तक वो चीज होता है क्लियर, तभी पीएम जैसा लोग वहां पहुंचेंगे ना। और अगर ऐसा चीज है कि ये तो कभी ऐसा कहा नहीं गया है कि एक एस्टैब्लिश वो नहीं है मैंडेट कि यहाँ पीएम का विजिट पर्सनल जरूरी हो। कितने वॉर हुए हैं ऐसा, इंदिरा गांधी क्या पहुंची थी वहां पे बॉर्डर पे जब बांग्लादेश के आर्मी सरेंडर कर रहे हैं तो वहां के लिए। ये किसका डोमेन है? आर्मी का। तो आर्मी किया। ऑपरेशन सिंदूर में कहाँ देखे आप मोदी जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस में? देखे क्या? नहीं देखे। सो जिसका डोमेन है वो डोमेन में काम कर रहा है। एंड अगेन अल्टीमेट ऑर्डर किसका दिया गया होगा? प्राइम मिनिस्टर का। तो पर्सनल विजिट विल नॉट अंडरमाइन कि वो 2 साल लगाए मतलब कि अटेंशन सरकार का नहीं था। आप इतने सारे स्टेप्स दिखा दीजिए कि क्लियरली दिखा रहा है कि ये किसका डायरेक्शन पे हो रहा है? प्राइम मिनिस्टर के। ये चीज को फंसाने के लिए पूछेगा, आपको नहीं बोलना है कि नहीं हाँ ओवरलुक किया 2 साल तक उसको, बिल्कुल नहीं। समझ में आया ना? क्योंकि ये एक एजेंडा इसलिए सेट हो रहा है बिकॉज आवर प्राइम मिनिस्टर इज एक्चुअली इंडोर्सिंग एवरी पर्टिकुलर थिंग ऑफ द गवर्नमेंट। तो अपोजिशन इस बात पे घिरती है। तो ये एक विजन अपोजिशन के द्वारा क्रिएट किया गया ना, ये नैरेटिव सही थोड़ी है। अगर पीएम भी मान लीजिए सपोज हर चीज का उद्घाटन कर रहे हैं, ये भी कोई मैंडेट थोड़ी, वो कर रहे हैं आज, वो कल को नहीं करेंगे, ये मैंडेट तो नहीं होगा। तो इसके बेसिस पे हम लोग उनको क्या नहीं कर सकते? जज तो नहीं कर सकते। तो सेम चीज आपको यही बोलना है कि प्राइम मिनिस्टर के सारे डायरेक्शन में ही ये सारी चीजें होंगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट रूल, ये भी कैसे लग सकता है? ओनली ऑन द, अमित शाह के लिए लगा सकते हैं, उनको तो एडवाइस देने का अधिकार नहीं है। कौन देता है? पीएम हेडेड बाय, मतलब कैबिनेट हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। समझ में आ गया बात? तो ये चीज से आप उसको काउंटर करेंगे। ठीक है, अब मणिपुर वाला खोजिए, क्वेश्चन नंबर 10 है। वही जो हम रिस्टोर ऑर्डर और ट्रस्ट बोले हैं, वही वाला लाइन आप लोग देखिए, 1 लाइन क्लोजर।
और डायलॉग, एक और वर्ड यूज कीजिएगा, डायलॉग, कि वायलेंस तो रुक जाएगा, आर्मी जाएगी तो, लेकिन डायलॉग नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि लॉन्गर लास्टिंग पीस के लिए डायलॉग इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड वी हैव अचीव दिस ऑल्सो. वहाँ एग्जाम्पल नागालैंड का दीजिए, आप मिजोरम का दीजिए. सबसे ज़्यादा अगर इंस्टेबिलिटी नॉर्थ ईस्ट में किसी राज्य में रहा है तो मिजोरम और नागालैंड में रहा है. एंड देयर ऑल्सो वी हैव अचीव दिस पीस अकॉर्ड विथ NSCN. वो भी एग्जाम्पल आप दे सकते हो ना, कि डायलॉग कितना ज़रूरी होगा. क्लास उधर होगा, उधर. चलिए अगला है स्ट्रे डॉग्स को लेकर जो ऑर्डर आया था. क्या हुआ? ऑर्गेनाइजेशन का क्या नाम बताया था नागालैंड का? NSCN, IM, NSCN, 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 फिर IM, इसाक मुहैया. 15 में पीस अकॉर्ड हुआ था उससे. और एक खापलांग है, उसके लीडर का डेथ हो गया तो वो ऐसे ही अब खत्म हो चुका है, तो वो अब मैटर नहीं करता. चलिए, जो गली के जो कुत्ते हैं उनको लेकर जो ऑर्डर आया था दिल्ली में, उस पर आपका क्या ओपिनियन होना चाहिए? इसमें मेरा ओपिनियन ये है कि सुप्रीम कोर्ट को एक बैलेंस अप्रोच लेके चलना चाहिए. मतलब एनिमल्स का भी ध्यान रखना चाहिए और पब्लिक सेफ्टी का भी ध्यान रखना चाहिए. ठीक है. क्योंकि बहुत केसेस रेबीज वगैरह के भी आए थे. बैलेंस अप्रोच. तो हम लोग जब इसका आंसर देंगे तो हम लोगों को कुछ चीज़ें यूज़ करनी होंगी. कुछ कानून का जिक्र कीजिए, कुछ पॉलिसीज़ का जिक्र कीजिए, जैसे ABC, एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम, उसका सही से इम्प्लीमेंटेशन, फिर वैक्सीनेशन ऑफ स्ट्रे डॉग्स. अब आप स्ट्रे डॉग्स को एक जगह इकट्ठा करके कहीं पे डंप करेंगे तो आप एक जगह, यानी कि आपके पास पॉसिबिलिटी है कि आप एक जगह उनको वैक्सीनेशन भी तो करा सकते हो. आप सारे कुत्तों को पकड़ने का जब आप डिसीजन ले रहे हैं तो सारे कुत्तों को पकड़ के क्या करिए, वैक्सीनेट कर दो. तो इट कैन ऑल्सो बी डन ना, ये फिजिबल है, तभी तो आप सोचे थे कि हम लोग पकड़ लेंगे सबको, तो आप वैक्सीनेट भी कर सकते हो. देन वी ऑल्सो हैव एन एक्ट नोन एज प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट, दैट शुड ऑल्सो बी ऑनर्ड. देन कोई आर्टिकल है क्या? कोई आर्टिकल भी है? कौन सा आर्टिकल है? 48A. हम ही गलत पढ़े हैं क्या? इन्वायरमेंट में कुत्ता नहीं आता है, फॉरेस्ट में कुत्ता नहीं आता, कुत्ता घूमता भले है, और वाइल्ड लाइफ में नहीं आता है कुत्ता. वाइल्ड लाइफ में आप उसको, अब डॉग वाइल्ड लाइफ से जोड़ दीजिएगा तो जबरदस्ती का आर्टिकल बनाना हो गया. 47 में काऊ और कैटल है, इसमें भी कुत्ता नहीं है. फंडामेंटल राइट्स है उसका, तो सुप्रीम कोर्ट तो गया, मना कर दिया. लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज 51AG, compassion for living creatures, to show compassion to living creatures, 51A और फिर G. तो उसमें है इन्वायरमेंट, रिवर, लेक, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, एंड टू शो कंपैशन टू लिविंग क्रिएचर्स. फंडामेंटल ड्यूटीज में जो 7वां ड्यूटी है, 51A फिर G स्मॉल, तो उसका भी आपको जिक्र करना है. तो सिंपल समझना है कि यहाँ पर जो है ये गवर्नेंस का एक इशू या चैलेंज के रूप में था, बट अगेन इसमें ह्यूमन कॉम्पेशन का एलिमेंट के साथ आप इसको इंप्लीमेंट कराइए तो एक बैलेंस अप्रोच के साथ आप खुद ही चल सकते हैं. वन लाइन क्लोजर पढ़िए, इसका क्या लिखा हुआ है. So the stray dog issue can be resolved only when compassion is supported by competent governance. क्योंकि सिंपल आप ये एग्जांपल दीजिएगा वहाँ पे कि if the machinery was ready to catch all the stray dogs, then they can also vaccinate them. Simple. ये लाइन बहुत अच्छा है, इसको यूज कर लीजिएगा.
सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन तो वापस ही ले लिया ना। फिर अगर सुप्रीम कोर्ट का खुद का डिसीजन वो वापस नहीं लिए होते तो हम लोग थोड़ा सा कुछ सोचते भी। सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही क्या कर दिया, डिसीजन वापस ले लिया। और सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है कि एबीसी प्रोग्राम वगैरह को सही से इम्प्लीमेंट कराइए। तो अब वही ना, कॉम्पैशन कहाँ से आए? कॉम्पैशन का बात इसीलिए ना कर रहे हैं हम लोग। अगर हम लोग कहीं डंप करेंगे ठीक है तो आपका खर्चा उसके ऊपर नहीं होगा, मतलब वहाँ कॉम्पैशन नहीं है, लेकिन कॉम्पैशन दिखाना होगा ना गवर्नेंस में, इसीलिए आप ये सॉल्यूशन दे रहे हैं। चलिए, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड। सो पूरे देश में यूसीसी को लेकर एक डिबेट चल रहा है। आपका क्या ओपिनियन है यूसीसी को लेकर भारत के कॉन्टेक्स्ट में? ये पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये वन नेशन वन इलेक्शन दोनों। मेंस में जो लिख के आया वो यहाँ पे नहीं ना होगा। मेंस वाला पार्ट यूज करना है, कैसे करना है वो आपको सीखना होगा कि 1 मिनट में बोलना है। वहां तो लिखे हैं 20 मिनट। बताइए क्या ओपिनियन हो सकता है यूसीसी के ऊपर? काउंटर क्वेश्चन, ट्राइबल कल्चर का क्या होगा? यूसीसी को सर ग्रेजुअली इम्प्लीमेंट करना चाहिए और विदाउट इम्प्लीमेंटिंग यूसीसी वी कैन नॉट कॉल इंडिया ट्रू सेक्युलर। अरे बाप, तो अभी तक हम लोग बिना सेकुलर के रहेंगे। सब स्टेटमेंट सोच समझ के दिया कीजिए ना। 75 साल से आप नॉन सेकुलर हैं। अगला क्वेश्चन तो यही आएगा, जब हम पूछ दिए दूसरा तो पूछ भी करेगा। ट्रू सेंस तो यही फिर हम पूछ देंगे। तो अभी तक आपको क्या लग रहा है कि ये मजाक चल रहा था? सेकुलर के नाम पे हम लोग ढोंग कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन यही आएगा, सेकुलर के नाम में हम लोग ढोंग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट उसी ढोंग को बेसिक स्ट्रक्चर बोल दिया। इस तरह का जवाब एकदम नहीं, वो इतना सेंसिटिव वर्ड सब है। डेमोक्रेसी पे पूछ दिया कि हाँ, क्वेश्चन बोलेगा कि हाँ डेमोक्रेसी तो लग रहा है कि इंडिया में अब है ही नहीं पिछले 10 साल से, ये थोड़ी बोल देंगे कि हाँ ट्रू सेंस में नहीं है। भारत में विभिन्न धर्मों और पंथों का जो कोर वैल्यू उनको ध्यान में रखते हुए यूसीसी को एक लिमिट तक लागू करना, जैसे संपत्ति का अधिकार के मामले में हो गया या फिर आपके परिवार, देन इट विल नो लॉन्गर बी यूनिफॉर्म ना। नाम ही है यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो मतलब कि एकदम कॉमन हो जाएगा। तो जब कुछ जगहों के लिए रह जाएगा फिर बाकी जगह छूट जाएगा, तो यूसीसी थोड़ी हुआ। इंडिया जैसे डिफरेंट कंट्री इतना वैरायटी ये तो हम पूछे नहीं, हम क्या यूसीसी को लेकर आपका ओपिनियन क्या? हम ये कहाँ कहें कि लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, वो आप बताइए बेहतर, फिर हम समझाएंगे कि क्या होना चाहिए आपका जवाब। सर जहाँ तक मेरा मानना है यूसीसी को भारत में मतलब लागू नहीं कर सकते, क्योंकि भारत नहीं कर सकते। देखा जाए तो एक मल्टीकल्चरल सोसाइटी रहा है जहाँ कई धर्म कई पंथ के लोग एक साथ रहते हैं। यहाँ पे आप 100 किलोमीटर ट्रैवल करेंगे तो लोगों की भाषा, बोलचाल, पहनावा। तो संविधान जो बना रहे थे उन लोग को ये नहीं मालूम था? 44 में क्यों डाल दिया उसको? ये तो कभी नहीं बोल सकते आप कि नहीं लागू होना चाहिए। संविधान में कोई चीज है और वो भी एज अ डायरेक्शन टू स्टेट, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये नहीं हो। कोई कीवर्ड इसके लिए? ज्यादातर यूसीसी का माइनॉरिटी पॉपुलेशन को दिक्कत है, तो उनके कम्युनिटी लीडर और जो भी ट्राइबल के कम्युनिटी लीडर है उन सबको आपस में लाके कंसेंसस कर सकते हैं। अगर वो राजी हो कि हाँ ये पूरा यूनिफॉर्म कोड हम लोग के लिए भी अच्छा है, बाकी लोग के लिए अच्छा है, तो ही इसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। नहीं तो इसको ग्रेजुअली पायलट प्रोजेक्ट के जैसा यूसीसी को लागू करने के लिए सरकार को सबसे पहले तो मतलब हर धर्म के, हर प्रांत के और हर
ट्राइबल ग्रुप के कम्युनिटी के लोगों के साथ बैठ के इस पे एक विशेष रूप से वार्तालाप करना चाहिए और जो भी निर्णय निकलता है उसे पायलट प्रोजेक्ट पे इम्प्लीमेंट करके पहले उसको देखना चाहिए कि वहाँ सक्सेसफुल काम कर रहा है या नहीं। अगर किसी प्रकार की हिंसा और विरोध नहीं देखने को मिलता है तो इसे हमें फिर राज्य के स्तर पे और देश के स्तर पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सर जैसे हिंदू लॉ जो है पहले से 4 रिलीजन को इसमें इंक्लूड किया हुआ है और सायरा बानो केस जो हुआ है उसमें भी मतलब कुछ दिनों के बाद कुछ मंथ के बाद जो है लोगों ने एक्सेप्ट किया है उसे। अगर हम फेज मैनर में अगर उसे इम्प्लीमेंट करते हैं और एक कंसेंसस डेवलप करते हैं अलग अलग स्टेक होल्डर्स के बीच, साथ ही साथ ट्रैवल कल्चर को कुछ समय के लिए साइडलाइन करके एक फेज मैनर में बात इंक्लूड करेंगे। जैसे नॉर्थ ईस्ट में ट्रैवल एरियाज हैं, जैसे आसाम है, मेघालय, मिजोरम, उसमें एक अलग 6 शेड्यूल से काम करता है। अगर उस बेसिस पे अगर उसको एक्सक्लूड करके रखे हैं कुछ समय के लिए और बाद में उसको कंसेंसस एग्रीमेंट डेवलप करके अगर ऐसा हो तो फिर हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और कोई कीवर्ड हमको कुछ सुनना है, कीवर्ड अभी तक नहीं। प्रोजेक्ट बनाएंगे, वन फिट ऑल मॉडल नहीं रखेंगे। सर यूसीसी इज इन नीड ऑफ टाइम, लेकिन सर बिफोर इम्प्लीमेंटिंग यूसीसी वी हैव टू फोकस ऑन इंट्रा रिलीजियस रिफॉर्म एंड मिनिमाइज द गैप बिटवीन रिलीजियस लॉ एंड सर वी शुड फोकस ऑन फ्लेक्सिबल प्रोविजन ऑफ यूसीसी व्हिच सेफगार्ड ट्राइबल राइट एज वेल एज सम माइनॉरिटी ग्रुप्स राइट। सर हम यूसीसी की इम्प्लीमेंटेशन का सर हमने दोनों तरीका देखा हुआ है, इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है, नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है। पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात करें तो सर कहीं ना कहीं हमारी पॉजिटिव नेगेटिव उसको भी मालूम है, आपको भी मालूम है। इसके बाद आपको एक वही डिसीजन, अगर लागू करना है तो कैसे करना है, नहीं का तो आप बोलेंगे ही नहीं, तो करना है तो किस तरह से हो सकता है, वो चीज़ के ऊपर हमेशा ध्यान दीजिए। पॉजिटिव नेगेटिव तो आपको मालूम है, उसको भी मालूम है कि आएगा तो ट्राइबल कल्चर को थ्रेट हो सकता है, माइनॉरिटीज़ को डर है, वो चीज़ वहाँ पे नहीं समझाना है। सर मेरे हिसाब से बोलिए। आई थिंक दो फ्रीडम मेरे को लग रहा है, एक कंसेंसस है जो कि सारे ग्रुप के बीच में होना चाहिए और दूसरा है कि फ्लेक्सिबल रेगुलेशन होना चाहिए बिफोर इम्प्लीमेंटिंग, कि जो भी प्रॉब्लम्स हो उनको एक बार फिर से बात करके और उसके बाद उनको इम्प्लीमेंट किया जाए फेज बेसिस। सर जैसे उत्तराखंड में ट्राइबल कल्चर को, ट्राइबल लोग को छोड़ करके अदर पे इम्प्लीमेंट किया और इधर ही असम में पॉलीगैमी वगैरह बैन हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं शो कर रहा है कि धीरे धीरे सरकार भी चाह रही है कि मतलब छोटे छोटे स्तर पे भी यूसीसी पुलिस के देख के सर यूसीसी को एज ए रिफॉर्म ही देखना चाहिए और सिंस इट इज मेंशन इन आर्टिकल 44 तो इसको तो वो एक समय के बाद इसको तो लागू होना ही चाहिए। सर इसमें दो तीन इश्यूज हैं, पर्सनल लॉज हैं, मैरिज हैं, डाइवोर्स है, अलग अलग रिलीजन का अलग अलग पर्सनल लॉज, जिससे कि एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल्स की वजह से साथ में जुडिशियल हर्डल भी होता है। सर तो एक यूनिफॉर्मिटी तो लाना ही चाहिए, बट बशर्ते सर इसमें सारी कम्युनिटी को एक कंसेंसस में लिया जाए, बाई डिलिबरेशन हो, डिस्कशन हो, तभी लागू हो। इट शुड टेक टाइम। और कोई देखिए कुछ टर्म यहाँ पे यूज़ करेंगे हम लोग। एक तो आप जैसे कंसेंसस आपने बोला वो ज़रूरी है, वो वे फॉरन में बताइएगा। यहाँ पे एक और चीज़ आप यूज़ कीजिएगा और वो ये है कि कॉशन्ड ग्रेजुअल इम्प्लीमेंटेशन, कॉशन्ड ग्रेजुअल इम्प्लीमेंटेशन, caution gradual implementation which should be consensus based, should be consensus based। अब इसको हम एक लाइन में कैसे बैक कर देंगे कि डेफिनेटली if this was the vision of constitution makers it should be brought to reality, but we should be very much cautious while implementing and it should be done gradually with the consensus of all the stakeholders and as rightly recommended by law commission, 21st law commission, that before UCC लिखिए, before UCC uniformity
uniformity in the existing personal laws, in the existing personal laws shall be done. For example, the ban on instant triple talaq, the ban on polygamy in Assam is a step towards UCC itself. Is a step towards UCC itself. तो एक लाइन, एक मिनट के अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा कि ये हम बोल भी नहीं रहे, लॉ कमीशन बोला है भाई कि अभी डिजायरेबल यूसीसी नहीं था, उससे पहले क्या चीज की जरूरत है कि जो एग्जिस्टिंग पर्सनल लॉज है उसमें जो कंट्रोवर्सीज है उसी को हटा दो, यूनिफॉर्मिटी उधर ले आओ, तब नेक्स्ट स्टेप में यूसीसी लाएंगे तो ये लोग क्या नहीं करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, विरोध इसका नहीं करेगा, रेडी हो जाएंगे वो। इसीलिए आपने वहाँ पे ग्रेजुअल भी लिखा है वर्ड, आपने कॉशन भी लिखा है, तो ये और इम्प्लीमेंटेशन लिखा है। तो ये तो पहला चीज यूसीसी नहीं आना चाहिए, लिखना ही नहीं है। संविधान मेकर्स का ये थॉट है, अभी का सरकार का या पिछला सरकार का नहीं, इसमें पॉलिटिक्स का कोई एंगल आप घुसाना चाहें। सिंपल सा बात है कि ये क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का एक विजन है, इट शुड बी ब्रॉट टू रियलिटी ऑफ कोर्स इन द नियर फ्यूचर, लेकिन तरीका ये होना चाहिए जो लॉ कमीशन ने बोला हुआ है। जैसे कि क्या होगा ना कि देखिए, जब आप सोसाइटी में चीज़ों को धीरे धीरे लेकर आते हैं तो सोसाइटी उसको जनरली रेजिस्ट नहीं करेगा, उसको क्या करेगा, उसको समझने की कोशिश करेगा। और अभी यही कमी है कि हम लोग समझ नहीं रहे हैं चीज़ों को कि ये चीज़ अगर आती है तो रिफॉर्म होगा, इससे फ़ायदा होगा। जैसे सिंपल, उत्तराखंड लाया, कल को मान लीजिए गुजरात लाए, कल को और कोई राज्य लाए, तो ये देखकर दूसरे राज्य के लोग भी तो ये चीज़ समझेंगे कि खराब होता तो वहाँ के लोगों को तो दिक्कत होता जीने में। तो ये क्या है, ये अवेयरनेस, लेकिन ग्रेजुअल फॉर्म में, क्योंकि ये इतना बड़ा रिफॉर्म है कि आप डायरेक्टली इम्प्लीमेंटेशन इसका नहीं कर सकते, अगर करेंगे तो वो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा, वो तो चाहिए नहीं। तो सिंपल सा चीज़ है, ये आप दिखाएंगे इसको। इसमें 21वां लॉ कमीशन जरूर लिखिएगा, अभी तक वही लेटेस्ट हमारे पास रिपोर्ट है, 22वां का आया नहीं है। नेक्स्ट है वन नेशन वन इलेक्शन, क्वेश्चन नंबर 14 होगा। ना वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर आपका क्या ओपिनियन है? जो 129वां अमेंडमेंट बिल है वो भारत में लागू होना चाहिए कि नहीं? अब यस नो जवाब नहीं, मतलब आपका ओपिनियन विथ रिस्पेक्ट टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन इन आवर कंट्री। वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो नवीन अवधारणा नहीं, ये आजाद भारत के साथ में ये स्टार्टिंग से प्रैक्टिस होते आया था, बाद में ये अनियमित होते गया, ये डिफरेंट होते गया अलग अलग क्षेत्रों में। तो अभी वर्तमान समय में ये सेशन द्वारा ये सब भी किया गया और संसद समिति द्वारा भी किया गया है कि इनके जो फायदे होने वाले हैं, आर्थिक रूप से फायदा होने वाला है या प्रशासनिक रूप से फायदा होने वाला है, तो उन चीज़ों पर अगर फोकस किया जाए तो वही इलेक्शन जो है वो बेहतर है अभी के प्रेजेंटेशन। लेकिन क्या इसके लिए कुछ कुछ बाधाएं भी हैं, जैसे कि सभी राज्यों का जो अन्य राजनीतिक दल है उनकी सहमति लेना, एक साथ बैठ के जो भी उसके जुडिशियल कॉल करना और करने का प्रयास करना, और सभी का एक हिम्मत करके किया जाए ताकि हमारा जो है सिस्टम पे वो कम दबाव पड़े और सहूलियतपूर्वक हम लोग करें सारे काम। ये बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स आचार संहिता लागू होना है। नेगेटिव पॉइंट नहीं आपको हाईलाइट करना, अगर आप बता रहे हैं कि ये लागू होना चाहिए तो हो, और किस तरह से हो, क्या चीज़ ध्यान में रखते हो, यही आपका जवाब होना चाहिए। नेगेटिव फिर नहीं बताएंगे। तो वो तो बिल में लिखा हुआ है, वो थोड़ी आपको बोलना है, अलग से ये बोलना है कि ये लागू होना चाहिए कि नहीं, और होना चाहिए तो फिर आप क्या बोलना चाह रहे हैं इसके ऊपर? हाँ बिल्कुल, रामनाथ कोविंद कमेटी का रिपोर्ट आप बोल सकते हैं, उन्होंने भी कहा है इसके फेवर में। और कोई पॉइंट?
नहीं, तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया 129वें अमेंडमेंट बिल के ऊपर, तो अब आप उसको समझिए कि ये पैरामीटर है, उसमें है वन एक साथ इलेक्शन एसएलए और लोकसभा का। तो अब इसके ऊपर आपका ओपिनियन, ये तो हुआ कि एक रिकमेंडेशन है कि हाँ ये नहीं अगर आया होता या क्वेश्चन पूछे, आपका सिर्फ ओपिनियन। यहाँ पे हम पूछ रहे हैं कि जो ये बिल आया है इस पर आप ओपिनियन बताइए कि ये लागू हो कि ना हो, और हो तो कैसे हो वो चीज। इन माय ओपिनियन वन नेशन वन इलेक्शन इम्प्लीमेंट होना चाहिए, और क्योंकि लॉन्ग टर्म गवर्नेंस एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसी मेकिंग इसके थ्रू हो सकती है, बट हमें कुछ चीज़ों का और ध्यान रखना चाहिए, जैसे फेडरलिज्म डाइल्यूट ना हो, तो इसके लिए जो सारे स्टेक होल्डर्स है उनका कॉन्सेंसस बिल्डिंग और इसको ग्रेजुअल एंड फेज मैनर में लागू होना चाहिए। ठीक है, और कोई? इन कंटिन्यूएशन ऑफ इसका आंसर, मैं इसमें एक रीजनलिज्म वाला जो कॉन्सेप्ट है, रीजनल इश्यूज जो है वो उसको डाउनग्रेड ना किया जाए, इसके ऊपर जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच समन्वय अच्छे से स्थापित किया जाए, सो दैट कि पीपल का जो एस्पायरेशन है रीजनल इश्यूज को लेकर के वो डाइल्यूट ना हो। और वही से जो रीजनल पार्टीज की जो कन्वेंशन है वो, तो इसमें देखिए कुछ कीवर्ड्स यूज करिएगा आप लोग इसमें भी। फेडरल ऑटोनॉमी, फिर हम सेंटेंस बताएंगे। पहले फेडरल ऑटोनॉमी, रीजनल इंटरेस्ट, कंसेंसस ड्रिवन डिसीजन, कंसेंसस ड्रिवन डिसीजन। देखिए यहाँ पे आप ऐसे स्टार्ट करेंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन इज नथिंग न्यू टू इंडिया, इट वाज इन प्रैक्टिस टिल 1967. So but the current situation is that every assembly, अभी समझ लीजिए पहले इसको कि सारे के सारे जो असेंबलीज हैं अभी हमारे वो अलग अलग समय पर किसी का टर्म पूरा हो रहा है, रीजनल पार्टीज का ग्रोथ हो चुका है काफ़ी ज़्यादा। तो हम लोग को ये चीज़ समझना है ध्यान से कि वन नेशन वन इलेक्शन शुड नॉट बी इम्प्लीमेंटेड एट द कॉस्ट ऑफ फेडरल ऑटोनॉमी by diluting regional aspiration, and it should always be what, a consensus driven decision. तो अब यहाँ पर एक चीज आप हाईलाइट करिए कि ये जो बिल आया है अभी, ये बिल स्टेट्स का रेटिफिकेशन डिमांड नहीं करेगा, ये सिर्फ पार्लियामेंट के पास होने से इंप्लीमेंट हो जाएगा। डिस्पाइट दिस, सेंटर नीड्स टू टेक इनटू कॉन्फिडेंस all the states, and that can be done through Niti Aayog's governing council, and then only this should be presented in parliament for voting. क्योंकि यहाँ पर एक यही मुद्दा है, नहीं तो अगर ये स्टेट के रेटिफिकेशन से होना होता तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि राज्य भी सहमत हुआ है तभी तो लागू हुआ। तो जो हमारा फेडरल ऑटोनॉमी है, रीजनल इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज होगा, वो केवल क्यों लग रहा है ऐसा होता हुआ, क्योंकि ये अमेंडमेंट बिल को क्या चीज की जरूरत नहीं है, स्टेट की रेटिफिकेशन की जरूरत नहीं है, लोकल बॉडीज वाले के लिए जब आएगा तो चाहिए होगा। तो इसीलिए आप ये बोलेंगे कि ये कंसेंसस ड्रिवन डिसीजन के लिए सेंटर क्या कर सकती है कि इसको जब वोटिंग में रखा जाना होगा उससे पहले गवर्निंग काउंसिल के मीटिंग के द्वारा सारे स्टेट्स के साथ एक कंसेंसस डिसीजन ले तब इसको लागू करें। ये समझ में आ गया बात? इस चीज को आप लोग बस हाईलाइट कर दीजिएगा एक बार, क्योंकि ये फेडरल ऑटोनॉमी कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करे, हमारा डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है, हमारे संविधान का एक वैल्यू है फेडरलिज्म, तो वो अंडरमाइन नहीं हो। और उसके लिए सबसे बेहतर तरीका हमने पूरा का पूरा ये जो दिया है कि अमेंडमेंट के लिए 50% रेटिफिकेशन चाहिए, क्या है, क्या चीज के लिए है, फेडरलिज्म को ही तो स्ट्रॉन्ग करने के लिए है ना, बात खत्म। तो वो वाला पॉइंट को हाईलाइट कर दीजिएगा कि भले ही इसकी लिए जरूरत नहीं भी हो, फिर भी सेंटर क्या करे, गवर्निंग काउंसिल के मीटिंग्स के द्वारा इसमें सारे स्टेट्स को एक कॉन्फिडेंस में लेकर एक कंसेंसस ड्रिवन डिसीजन ले और लागू करा दे, बात खत्म। समझ रहे बात को? ये मेंशन जरूर कर दीजिएगा तो आपका आंसर कंप्लीट रहेगा। दो छोटे छोटे टॉपिक हैं, उतना रेलेवेंट हमको नहीं लगता है, बट फिर भी, एक तो महाकुंभ और एक जीएसटी 2.0। तो महाकुंभ चूंकि उसमें एक भगदड़ मचा था, तो उसको लेके पूछ सकता है कि क्या गवर्नमेंट का जो
तरीका है ऐसे फेयर्स को हैंडल करने का, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे कि ये, या फिर दूसरा एक तो सरकार की तरफ से पूछेगा, दूसरा पूछेगा लोगों की तरफ से कि क्या ये अंधविश्वास जो हम लोग के यहाँ पे इस तरह का टर्म यूज करके फंसाएगा आपको बेसिकली, कि क्या ये सब जो सुपरस्टिशन है ये होना चाहिए कि नहीं? आपको क्या लगता है कितने लोगों को सच में जाना चाहिए वहां पे स्नान के लिए? नहीं जाते तो भगदड़ी नहीं मचता। तो इस पे आपका क्या ओपिनियन हो सकता है? यहाँ पे मेन प्रॉब्लम जो है वो क्राउडिंग का अंदर का है, और जो क्राउड मैनेजमेंट का साइड पे तो नहीं उसको मैनेज कर सकता है। इतना स्क्वायर किलोमीटर में सिर्फ 1 आध लोग आ सकते हैं। इस तरीके से वहाँ से डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम है, उसको प्रिपेयर करना होगा अलॉन्ग जो करेंट जो रिसेंट जो ये हुआ है इनोवेशन हुआ है डेवलपमेंट हुआ है इनका भी सबको हम्म। मैनेज करना होगा। ठीक है, और कोई? तो कहीं ना कहीं इतने लोगों का जमावड़ा होने के साथ चूक हुई होगी मैनेजमेंट को लेकर के, जिसकी वजह से। ठीक है, और कोई? सर हम लोग सिंगल आउट करके नहीं देखना चाहिए। स्टैम्पेड हम लोग का सिर्फ महाकुंभ में नहीं बल्कि बहुत जगह हुआ है, इसलिए रिसेंट ईयर्स में इससे आरसीबी की बात हुआ था, तमिलनाडु में रैली में हुआ था, रिलीजियस साइट में भी यूपी में ही हुआ था। हम लोग को एज ए स्टैम्पेड मैनेजमेंट, क्राउड मैनेजमेंट कुछ प्रोविजन लाना चाहिए, उसको एसओपी एज ए मीडिया बना के फॉलो करना चाहिए। सिंगल आउट करके नहीं देखना चाहिए। ये टेक्नोलॉजी का यूज करना, ये एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी का इनएफिशिएंसी दिखाता है, ऐसा बोल सकते हैं। इनएफिशिएंसी टर्म नहीं आप कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि जो हाँ, लूपहोल्स टर्म फिर भी थोड़ा सोफिस्टिकेटेड है जो यूज हम लोग कर सकते हैं कि लूपहोल्स कुछ रह गया एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर, या हम लोग ये बहुत, जैसे आप जो टर्म बोल रहे हैं ना वो टर्म हो गया कि वो पूरा महाकुंभ के ऑर्गेनाइजेशन पे वो क्वेश्चन उठा देना, एफिशिएंट प्लानिंग, मतलब ये तो पूरा का पूरा वो 1-1.5 महीना जो था उसके ऊपर क्वेश्चन उठाना हुआ, एक इंसिडेंट हुआ तो वो इस इंसिडेंट तक अगर रखना है तो उस दिन के हिसाब से आप बोल सकते हैं। मिस कैलकुलेशन एक वर्ड यूज कर सकते हैं, मिस कैलकुलेशन ऑफ द क्राउड या फुटफॉल, मिस इन्फॉर्मेशन थ्रू सोशल मीडिया, तो वो चीजें आप, तो एक टर्म मिस कैलकुलेशन, मिस इन्फॉर्मेशन, ये आप कह सकते हैं वहां पे आप, और दूसरा कि नॉन ऑब्जर्वेशन ऑफ, अगर थोड़ा सा हम लोग अपने सिटीजन के ऊपर भी अगर डाल दे कुछ तो वहां क्या हो सकता है? सिविक सेंस। तो लैक ऑफ सिविक अवेयरनेस या सिविक सेंस टर्म यूज कीजिए। वही आपको जैसे हमने अभी टर्म यूज किया ना इसके लिए मिस, हाँ वही बोले क्राउड मैनेजमेंट वाला पार्ट जो है वो आप उसको आप क्या करेंगे? आप स्लॉट्स ब्रेक करते हैं जब इस तरह कुछ होता है बहुत ज्यादा, जैसे आज से तो नहीं ना, सालों से लोग वैष्णो देवी जाते हैं एक ही स्लॉट में, अमरनाथ यात्रा एक ही स्लॉट में, कहाँ इस तरह की चीजें आपको जल्दी सुनने को मिलती है? तो क्राउड मैनेजमेंट जो है वो चीज के ऊपर काम कर सकते हैं ना, कि आपको मालूम है कितना फुटफॉल होने वाला है, आपको तो सारा एंट्री रहता है एंट्री पॉइंट से, तो फुटफॉल का अगर आप करेक्ट क्राउड मैनेजमेंट करें तो दिस शुड नॉट बी सीन एज अ मैटर ऑफ क्या सुपरस्टिशन, ये लोगों का स्पिरिचुअल बिलीफ है और उसका फंडामेंटल राइट हमको आर्टिकल 25 देता है, ये कहीं से भी गलत नहीं है। आर्टिकल 25 में है ना फंडामेंटल राइट हमको, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस प्रैक्टिस प्रोफेस एंड प्रोपगेट, तो ये उसका पार्ट था कि हमको शाही स्नान के लिए जाना, ये मेरा आर्टिकल 25 में है तो हम उसके लिए जा रहे हैं, तो ये सुपरस्टिशन का तो बात ही नहीं है, स्पिरिचुअलिटी है और ये मेरा फंडामेंटल राइट है। हाँ, जो वहां पर चीजें हुई हैं वो आप एक इसको क्राउड मैनेजमेंट जो था उसमें आप कह सकते हैं कि एक मिसकैलकुलेशन हुआ और इस कारण से ये एक इवेंट, और उसमें भी वी कैन नॉट अंडरमाइन द एडमिनिस्ट्रेशन बिकॉज कितने लोग वहां पहुंचे थे टोटल, तो इतने मतलब आपके देश का जो हम लोग अगर टोटल आबादी का हम लोग बात करें तो उसका लगभग 50% पहुंच गया, कुछ मेरे जैसा 2-3 लोग नहीं गया, सब गया, नहीं तो सब लोग गया है लिटरली, क्योंकि हमको लग रहा है ये ऑफिशियल डेटा होगा, इससे ज्यादा लोग हैं, तो समझ रहे हैं बात को ना, तो ये
कहीं से भी हम लोग नहीं कहेंगे ओवरऑल तो ये बहुत अच्छा अचीवमेंट माना जाएगा कि एक स्टैम्पिड हुआ, नहीं तो एक सिंगल इवेंट में स्टैम्पिड्स भी होते हैं। हाँ, उस दिन के लिए क्राउड मैनेजमेंट को एक फोकस, और आगे भी इस तरह के जो हमारे इवेंट्स हों उसके लिए इस एडमिनिस्ट्रेशन इन चीज़ों को जरूर देखे। स्टैम्पिड्स क्या करें ना, तो दिस विल कम अंडर क्राउड मैनेजमेंट। आप एक लार्जर कीवर्ड यूज कीजिए। बोलिए। आप उस जगह के एसडीएम है तो क्या करना, ये क्वेश्चन, ये तो एक इवेंट हो चुका है, वहां नहीं पूछेगा इस तरह से ना। जैसे मान लीजिए वो कहे कि आप किसी जगह पे जाएंगे तो आप यही चीज जो आप सजेशन दे रहे हो ना, वही चीज आप वहां पे रेक्टिफाई करने के लिए रेडी कर देंगे। जैसे उन्होंने कहा मल्टीपल एंट्रीज मल्टीपल एग्जिट्स, सेपरेट फॉर ओल्ड एज, सेपरेट फॉर चिल्ड्रेन, सेपरेट फॉर फीमेल, ये करा बना देना। पोस्ट प्रेफरेंस पढ़ा दें, अच्छा जॉब प्रोफाइल ना, ठीक है वो हो जाएगा, करा देंगे, कल परसों करा देते हैं। नहीं देखिए अभी हम बता रहे हैं उसके लिए दो चीज है। कल हम इसीलिए आपको गाड़ी चलाते हुए ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, इतना लोग पैनिक हो गए मैसेज। पहला चीज समझिए, सिंपल सा बात, एक तो हम लोग पोस्ट प्रेफरेंस पहले भरे थे कुछ सोच के, नशा में तो नहीं भरे हैं, होशो हवास में भरे थे। ऐसा तो नहीं था कि हाँ कोई जबरदस्ती कहा इसको डालो तुम बीएसपी को 20 पे, अपने होशो हवास में भरे थे तो मतलब कुछ सोच के भरे होंगे। दूसरा चीज, अगर हम चाहते हैं कुछ बदलाव करना तो वहां पे देगा ऑप्शन, तो हम एक तैयार करके रखते हैं बदलाव वाला भी, वहां लिख देंगे बदलाव हुआ तो उसके हिसाब से हम लोग को दिक्कत ही नहीं है, और नहीं तो जो पहले सोचे थे उसका क्वेश्चन बना के जाएंगे। इसमें इतना क्या साइंटिफिक आप लोग को ये दिमाग लगाना है कि इतना परेशान हो जाना। जब हम पोस्ट प्रेफरेंस भरे होंगे सब लोग, तो उस टाइम पे भी तो सब लोग इतना ही फूक के कदम रखता है। अभी भरा 71वीं वाला लोग, ऐसा थोड़ी है कि कुछ मन किया भर दिया, तो यानी आप सोच के भरे होंगे। अब आपको लग रहा है नहीं कुछ बदलना चाहिए था, ऑप्शन देगा तो बदल देंगे, नहीं देगा तो जो भरे थे उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन का आंसर तैयार कर लेंगे। इस चक्कर में प्रिपरेशन पे क्यों असर डालना, ठीक है ना, वो चीज को हम लोग हैंडल कर लेंगे। और एक जीएसटी काउंसिल वाला पहला न्यूज था वो आप लोग देख लीजिए, सिंपल है। उसमें देखिए, उसमें भी एक कीवर्ड समझ लीजिए, जीएसटी काउंसिल पे जीएसटी 2.0 पे पूछेगा तो देखिए यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ है, मैच्योर टैक्सेशन सिस्टम। So implementation of GST 2.0 reflects what? Maturing tax system। तो सिर्फ यूनिफिकेशन जो होता है कि हाँ वन नेशन वन टैक्सेशन जीएसटी लाकर हम लोग किए थे, उसको मेच्योरिटी दिखा रहा है ये डिसीजन, कि हम लोग रैशनलाइज किए हैं रेट्स को। फिर से जो कॉम्प्लेक्सिटी है, इतना सारा स्लैब था, उसको भी हम लोग क्या किए, कम किए। तो वो चीजों के थ्रू आप क्या समझ रहे हैं क्या होगा, ये मैच्योराइजेशन है एक तरह से क्या आपके टैक्स सिस्टम का। इस कीवर्ड को आप लोग यूज कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपसे पूछ दे काउंटर क्वेश्चन, इसमें एक लिखा होगा कि नहीं, तो आपको यही बताना है कि देखिए आप कहिए, अब देखिए हम आपको समझाने के लिए यूज कर रहे हैं वर्ड, आप उसको वहां यूज मत कीजिएगा। हम बता रहे हैं संविधान में 106 बार बदलाव हुआ, तो संविधान फेलियर है। जीएसटी में तो अभी पहली बार ही हुआ है। ऑब्वियस सी बात है, एनी डॉक्यूमेंट शुड नॉट बी रिजिड कि वो डेड हो जाए डिमांड और एस्पिरेशन के सामने। तो हम लोग जब लिविंग डॉक्यूमेंट के रूप में इसको मांगते हैं तो सिंपल ऑर्गेनिक है ये डॉक्यूमेंट, इट विल बी सब्जेक्ट टू चेंजेस एज पर द टाइम एंड नीड ऑफ द सोसाइटी। और ये नीड ही था, सिंप्लीफाई करना टैक्सेशन, और समझ गए। तो जब भी पूछे ऐसा क्वेश्चन तो आपके पास पता है कि नहीं फेलियर कैसे है, कौन सा चीज में बदलाव नहीं होगा, हर चीज में होगा। वो डिमांड के अकॉर्डिंग ये चेंज अपने आप को, यही तो हमारा खासियत है, हम लोग अडेप्ट करते हैं चीजों के अकॉर्डिंग। और ये इट शोज द पॉजिटिव साइन दैट गवर्नमेंट इज ओपन फॉर रिफॉर्म्स एंड चेंजेस ऑन द एज पर द विल ऑफ पीपल। तो ये आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से उसको दिखाइए, ठीक है। चलिए, और कुछ टॉपिक्स आप लोग के अकॉर्डिंग कुछ लग रहा है टॉपिक तो बताइए कल के लिए। नहीं, बट ही इज लीडर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी विच इज गोइंग टू कंटेस्ट इलेक्शन, इज ओनली द, उस टाइम पे अगर देखे तो वो क्या है, वो पॉलिटिकल पार्टी के बिहाफ पे जा रहे हैं।
ही विल नॉट यूज गवर्नमेंट एक्सपेंसेस, वहाँ पे वो पार्टी फंड का यूज़ करते हैं, चाहे वो रोड शो कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं। तो एक पॉलिटिकल पार्टी का जो उनका एज अ लीडर रोल है वो कॉम्प्रोमाइज़ थोड़ी हो जाएगा आप पीएम बन जाएंगे, तो वो तो आपको करना है फॉलो, वो भी आपका एक ड्यूटी है। तो ये नहीं बोल सकते हाँ एक सरकार की तरफ से ना पैसा भी नहीं ले रहे। हाँ बताइए, कुछ और भी टॉपिक आपके नज़र में है? राइट टू डिस्कनेक्ट, तो वर्क प्लेस वाला ना, और ये गवर्नमेंट ऑफिसेज में कितना एप्लीकेबल होगा सर, क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है 24/7 आपको देना है, राइट टू डिस्कनेक्ट वहाँ इम्प्लीमेंट हो सकता है। राइट टू डिस्कनेक्ट ऑलरेडी सरकार में इम्प्लीमेंट हो रहा है। कौन सरकारी अफसर को आप सुनेंगे जनरली जब पहुंचे घर पे बॉस फोन कर रहा है, रोक ही लेगा, अगर काम होगा एक्स्ट्रा तो। प्राइवेट में ये कल्चर ज़्यादा है, ठीक है ना, सरकारी में कम है। ठीक है, इसको हम डिस्कस कर देंगे। बाकी ये प्राइवेट मेंबर बिल है तो बहुत रिलेवेंस तो हमको नहीं लगता इस पर क्वेश्चन पूछेगा वो, बट फिर भी हम कर देंगे इसको डिस्कस। एक वो है जो मिनिस्टर सिटिंग मिनिस्टर्स वाला है, 30 दिन का, अगर आपको 30 दिन से ज़्यादा आप जेल में रहते हैं तो डिस्क्वालीफाई, एक वो है वो टॉपिक। और कुछ? अच्छा, एक बिल प्राइवेट मेंबर, ठीक है, प्राइवेट मेंबर बिल 2-3 अभी रिसेंटली आया है, उसको एक साथ हम क्लब कर देंगे, डिस्कस कर। आईआर वाला पार्ट तो अलग, नेशनल बिहार में बताइए और कुछ। आईआर में तो बहुत सारे टॉपिक हैं। बिहार टूरिज्म, जैसे देखिए मेरा समझिएगा, वो स्कीम्स बता देंगे। आपका जो करंट अफेयर्स के लिए जैसे नोट्स होता है, ये जितना भी चीज़ हम पढ़ाएं आपको, जो भी चीज़ें हैं, इनका जो फैक्ट है, अगर आपको सपोज नहीं मालूम है या चीज़ें नहीं पता है तो वो हम भेज देंगे। वो इस क्लास का पर्पस है ही नहीं, वो आपको कहीं से मिल जाएगा। आप कौन सा मैगजीन में जाइएगा आपको मणिपुर क्राइसिस नहीं मिलेगा, आप किस मैगजीन में जाइएगा आपको 7/2 नहीं मिलेगा। कोई ये सेशन का पर्पस है आपको ये तरह से सोचना कि क्वेश्चन अगर इससे ओपिनियन बेस्ड पूछेगा तो हम क्या जवाब दें। सबसे आसान क्या होता है, पीटी कौन नहीं क्वालिफाई करके इंटरव्यू तो गया, सब गए हैं, तो सब फैक्ट मालूम है आपको। अगर हम आपसे बोले कि आपको पिछले 1 साल का फैक्ट 71वीं पीटी जो लोग भी दिए होंगे 1 साल का फैक्ट पढ़ के गए होंगे, तो ये मुश्किल है क्या? मेरे लिए ये बहुत आसान चीज़ है कि आपके लिए क्या कर देना, हम एक पूरा का पूरा कंटेंट दे दे पीडीएफ आपको कि इसमें सब कुछ है, दे भी देंगे। बट मेरा ये सेशन का पर्पस ये नहीं है। इस सेशन का पर्पस क्या है, इन्फॉर्मेशन से ज़्यादा आपको ओपिनियन फॉर्म कराना सिखाना। जैसे आप कीवर्ड्स जो सीख रहे हैं, ये कीवर्ड्स अभी आप जब भी पहली बार जवाब दे रहे हैं तो आज शायद एक आदमी कोई कीवर्ड बोला होगा, नहीं तो अभी कल कोई कीवर्ड नहीं यूज़ कर पा रहे हैं। कीवर्ड्स यूज़ करना होगा हम लोग को अपने आंसर में। कीवर्ड्स क्या करता है ना कि आपका 10 वर्ड का सेंटेंस है, वो 1 वर्ड में बात बोल दिया। हम सबको एक साथ लेकर चलेंगे तब जाकर डिसीजन, कंसेंसस ड्रिवन डिसीजन, खत्म, एकदम शॉर्ट हो गया ना, ट्रिम हो गया। तो यही हम लोग को करना है। हम लोग को समय ज़्यादा तो देगा नहीं, 40-45 सेकेंड 50 सेकेंड, इससे ज़्यादा आपको लगता है वो बैठ के सुनेगा? आपको नहीं सुनेगा। तो इतने समय में सारा बात बोल दे, उसके लिए कीवर्ड्स पकड़ना। तो ये ओपिनियन फॉर्म करना बहुत जरूरी है। सेशन का मेन पर्पस यही है। फैक्ट इज समथिंग जो कि बहुत आसान है आपको भी ढूंढना, या हम आपको ढूंढ के दे दें, वो तो काफ़ी आसान होगा ना। आज ही हम लोग जो चीज़ डिस्कस किया, महाकुंभ का फैक्ट, कितने करोड़ लोग आए, आपको कहीं भी मिल जाएगा, आप ढूंढ सकते हैं। यूसीसी का पॉजिटिव नेगेटिव आपके नोट्स में भी है, आप कहीं भी ढूंढ सकते हो। बट यूसीसी को लेकर ओपिनियन ये कहीं नहीं मिलेगा, यहीं पे हम लोग अभी बनाए किस तरह से ओपिनियन होना चाहिए। समझ रहे बात को ना? तो ये सेशन से आपको इसका आउटकम लीजिए कि आप एक 7 दिन 10 दिन के बाद इतना अच्छा ओपिनियन बनाने लगे कोई भी टॉपिक के ऊपर कि अब आपको उस पर मेहनत नहीं करना पड़ा, वो नेचुरली आ रहा है। अब जैसे आपसे पूछा गया तो तुरंत इन माय ओपिनियन, और अब कीवर्ड्स यूज करना शुरू कर रहे हैं, सिंपल। तो मॉक इंटरव्यू जब होगा तो इंटरव्यूअर भी इससे इंप्रेस होंगे और फिर वो भी कुछ सजेशन देंगे, आप और बेहतर करिएगा। जितने भी टॉपिक होंगे ना, वो सारे के सारे टॉपिक का हम आपको जो फैक्ट है वो भी भेज देंगे, उसके लिए कोई टेंशन नहीं, वो हम बता देंगे। कोई दिक्कत नहीं, लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर दे, सिंपल। लैंग्वेज का बस इतना ध्यान रखिए कि वो इंग्लिश में पूछे हैं, मान लीजिए वो हिंदी में पूछे, आप इंग्लिश में मत बोल दीजिए, वो चीज़ नहीं करिएगा बस। समझ रहे हैं बात को ना? अगर वो क्वेश्चन हिंदी में पूछे आपसे कि जन स्वराज एक्कू को सीट नहीं जीता, अब आप पूरा इंग्लिश नहीं बोल सकते वहाँ पे, आपको हिंदी ही यूज़ करना, उसमें कीवर्ड इंग्लिश दीजिए, चलेगा। वो अच्छा इंप्रेशन नहीं जानता है कि आप उससे क्वेश्चन पूछे किसी दूसरे लैंग्वेज में पूछा है और आप उसमें मतलब वो हिंदी पूछा है बेसिकली, वो आपको कंफर्टेबल फील कराते हैं।
बीच बीच में वो पानी वानी सब देते हैं, तो बहुत कंफर्टेबल फील कराने की कोशिश करेंगे, बट आप ऐसा नहीं कि मतलब उन्हीं को ह्यूमिलिएट करा रहे हैं हम लोग। समझ गए बात को ना? तो आप वो आपको कंफर्टेबल फील कराने की कोशिश करेंगे, आप उनको ह्यूमिलिएट करा दीजिए। क्यों पूछे कि यूसीसी के बारे में क्या ओपिनियन, इन माय ओपिनियन आई थिंक यूसीसी, अब इस तरह से नहीं है, ठीक है ना? तो फिर वो शशि थरूर बन गया तो खत्म, वहीं पे खत्म हो जाएगा। बात हुआ है। एक चीज ध्यान दीजिएगा सब लोग, पहले ये जो टेलीग्राम पे 150 चैनल सब्सक्राइब किए हुए हैं सब लोग, कल हम कोई एक भेज रहे हैं कटिंग, ठीक है, उसमें नीचे एक आदमी कोई टीचर था, लिखा हुआ है अभी अभी आयोग से बात हुई है। मतलब नहीं, वो इन्फॉर्मेशन ही स्प्रेड करते हैं, हम कह रहे हैं वो टीचर का देखिए हिम्मत, अभी अभी आयोग से बात हुई, नीचे लिखा है प्रॉपर। अगर ये होता भी है पोस्ट प्रेफरेंस कि हाँ दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, ये आयोग कोई टीचर को बताएगा? तो एक सिंपल सा चीज है ना, तो आप एक चीज ध्यान दीजिए, जैसे ही कहे 10 मिनट ही चलेगा इस बार, कोई ना कोई ज्ञान दिया होगा टेलीग्राम पे, हम बता दे रहे हैं कोई ना कोई ज्ञान दिया है कि कैंडिडेट ज्यादा है तो 10-10 मिनट चलेगा। देखिए हम आपको बता रहे हैं, हम आपको एक बात बता रहे हैं, 12 से 15 मिनट ये स्टैंडर्ड और आइडियल टाइम है, लेकिन हम बता रहे हैं आपको कुछ कुछ इंटरव्यूज, अब चाहे हो सकता है कि उनको बहुत मजा आने लगे या जो चीज वो बढ़ जाता है, और किसी किसी को तो 5 मिनट में बोलते हैं हो गया। तो ये हम लोग ऐसा पैरामीटर नहीं डिसाइड कर सकते कि हम 10 मिनट बोलने का प्रैक्टिस करके जा रहे हैं। तो वो बोले थे सर 10 मिनट ही बोलना है, जैसे 10 मिनट खत्म हो, सर अब नहीं है मेरे पास कुछ भी। नहीं, ये चीज है ना, थोड़ा सा मिस इन्फॉर्मेशन से बचना है। मेरा सिंपल सा फंडा एक चीज है कि जो चीज का तैयारी हम कर रहे हैं, हम लोग को गए वहाँ आयोग में दिया पोस्ट प्रेफरेंस बदलने के लिए, तो मजा आएगा, बदल देंगे। नहीं दिया तो पहले से जो सोचे हुए हैं उसका आंसर तो तैयार करना ही है, कर लेंगे। अब इस चक्कर में 10 साइड ढूंढ रहे हैं कि वो क्या बोल रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या बोला, तो ये सब मत करना, टाइम वेस्ट मत कीजिए इसमें, मिस इन्फॉर्मेशन से बचिए। जो आयोग बोलता है उसको मान लीजिए, बात खत्म। क्योंकि जब वो बोलता है वो खुद नहीं मानता है, वो चेंज करता रहता है, तो बाकी लोग क्या उसको बोलेगा कि अभी आयोग से बात हुआ है। तो जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आ रहा है उसको मानना है। हम तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पढ़े, लिखा हुआ है उसमें कि हाँ जो मेंस के टाइम पे भरे तो फाइनल माना जाएगा, अभी हम यही मानते हैं। गए वहां पे दे दिया चेंज करने के लिए, कर दीजिए, मस्त है, घर से बना के जाएगा एक, क्या चेंज करने का ऑप्शन रहा तो क्या करना है जी, अच्छी बात है, हमारे लिए तो अच्छा ही हो जाएगा। नहीं दिया तो पुराने वाले का तैयारी करेंगे, ठीक है। चलिए कल भी इसी टाइम पे सेशन रहेगा, सबको मिला हुआ है। और किसी को भी अगर आपको लगता है कोई टॉपिक हो तो आप टेलीग्राम पे मैसेज कीजिए, आई ये नंबर पे, यहाँ ये नंबर व्हाट्सएप, वो तो ठीक है, टॉपिक करंट अफेयर्स का बोल रहे हैं, अगर किसी को लगता है कोई टॉपिक यहाँ जरूरी है तो आप उस पर मैसेज कर दीजिए। क्या बनना चाहते हैं? प्रेसिडेंट, अच्छा SDM, हाँ वो सब पढ़ा देंगे हम।